मतलब लोगों के बिल्कुल, आज ट्राइब का नाम भी था, हाँ शाही मोहल्ले में NIC सरनेम्स हैं उनके, हाँ, असलम कंजरा, कंजर, महमूद हाँ कंजर, और हाँ हमने उसको हाँ एक गाली बना दी है। और वो गाली इसलिए बनी थी, जहाँ तक मैंने इसका पढ़ा था, कि वो ट्राइब थी कंजरा, और वो फतह हो गई थी, और उनकी बहुत बेतहाशा औरतें जो हैं वो दे वर सोल्ड इनटू स्लेवरी, गुलाम बन गई थी वो, और फिर वो उनकी औरतों को कहते थे देखो कंजर औरत, तो इसलिए जो है वो गाली बन गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ख़ास एपिसोड है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की, बिकॉज हमारे लिए एजाज़ की बात है। मिस्टर अरीब अज़हर हिमसेल्फ इज़ हियर विद अस। कई साल पहले हमने T2F की बैल्कनी में डिस्कस किया था कि हम ये पॉडकास्ट करेंगे, फिर कई साल बाद हमारे साथ हैं म्यूजिशियन। अभी इनका खेल है द रिवर्स डॉटर, जो इन्होंने प्रोड्यूस किया, उसमें इन्होंने एक्टिंग भी की। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस करना शुरू हो गए थे कि 1988 के बाद इन्होंने थिएटर किया है। बाकी चीज़ें इनसे ही जानेंगे। इंडस ब्लूज़ के भी प्रोड्यूसर हैं और सुर्खे थे, अब अपने आप को गुलाबी कहते हैं। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हाँ। अभी पता नहीं आजकल क्या हूँ मैं, रिवर्स डॉटेड के बाद क्या रंग, गुलाबी या हाँ खूनी। सख्त हशर हुआ है अभी, क्योंकि वो अब जब आप थिएटर करते हैं ना, तो वो मतलब आखिरी दिनों में जो स्ट्रेस होता है वो अभी मेरे जिस्म में अभी तक जमा हुआ है। हालांकि प्ले हो गया, ब्रिलियंट सक्सेस, सब चीज़ें बेहतरीन, लेकिन अभी तक वो सुबह सुबह 7 बजे मुझे आँख खुल जाती है, कोई परेशानी की कुछ चीज़ रह गई, कुछ चीज़ हुई नहीं। आई थिंक लाइव थिएटर की एक खूबसूरती भी है कि एक एफेमरल सा आर्ट है। हाँ, हो गई गलती तो हो गई, वो इट्स अ हाँ, गुड लाइफ लेसन। सही बात है, सही जिस तरह वो बात है। रफ़ीकी सिम्बा के सर पे डंडा मारता है और बोलता है ये क्या था, बोलता है इट्स इन द पास्ट। आई थिंक थिएटर की खूबसूरती ये है कि जो उस रात होता है वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लाइव परफॉर्मेंस का, थिएटर, डांस, लाइव म्यूजिक, ये बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस का फिर ये मज़ा भी है, क्योंकि आपको फिर जो दुआएं और दाद जो आप कमाते हैं वो ऑन द स्पॉट आपको मिलती है। एंड यू कांट लाइक रेप्लिकेट इट। वो थिएटर की किसी वीडियो में मुझे आज तक मज़ा नहीं आया, बिकॉज़ नहीं, वो मैं एक खुद, लाइव आर्ट है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मुझे तो खुद, मैं खुद नहीं देखता म्यूजिक वीडियोस। मैं अगर किसी का गाना सुनना चाहता हूँ, उसका लाइव कॉन्सर्ट सुनता हूँ, वो गाना बजाते हुए। और बिल्कुल सर म्यूज़िक का जिक्र आ गया है, आई थिंक वक्त का मैं आज हमारे पास म्यूज़िक फोकस रहेंगे। लेफ्ट पॉलिटिक्स तो आपकी आई थिंक आपने डिस्कस कर ली है काफ़ी। एक इन अ वर्ल्ड वेयर सब कोक म्यूज़िक कर रहे हैं, आप फोक म्यूज़िक क्यों कर रहे हैं? यार, अव्वल तो ये कि अब चलो लोगों ने वो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, फोक म्यूज़िक। बेसिकली तो मुझे रूट्स म्यूज़िक से बचपन से मुझे दिलचस्पी थी, और बचपन से मैं क्योंकि बला पड़ा भी कुछ हमारा फोक म्यूज़िक सुनते हुए। बानी है PTV के घर में पले बड़े जी आप, जी असलम बिल्कुल, अज़हर जी साहब जी के जी घर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ज़माने में वो घर भी आया करते थे म्यूजिशियंस, और लाइव भी सुनने का मौका मिलता था, और घर पे एक रिकॉर्ड कलेक्शन भी बड़ा कमाल का होता था माँ बाप का, जिसमें हमारा फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, जैज़, तो वो उस तरह की तरबियत हुई। एंड मुझे हमेशा जो है ना, व्हाट फैसिनेटेड मी द मोस्ट वाज, या तो कोई एक गिटार पे कोई एक गाना गा रहा हो, या फिर हमारे कोई तंबूरे पे कोई जो है। सो दिस फोक आर्ट फॉर मी वाज ऑलवेज व्हाट अट्रैक्टेड मी। ऑफ कोर्स म्यूजिक इतनी वसी एक चीज़ है, लेकिन मेरी ठरक हमेशा वही थी। तो मैं फिर जब बाहर भी रहा, तो मैं उसी तरह का म्यूजिक वहाँ पे भी करता रहा, वहाँ का। और बीच में आयरिश म्यूजिक भी जब मैं करता रहा, तो वो भी आयरिश फोक म्यूजिक मैंने किया। सबसे क्लीशेड आपने गूगल किया आयरिश बैंड नेम, और शैमरॉक रोवर्स। द शैमरॉक रोवर्स। असल में हमारा पहला नाम जो था ना, ये जिनको नहीं पता, बाय द वे, दिस वाज आयरिश म्यूजिक बैंड व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन क्रोएशिया, तो बिटवीन 1990 एंड 2003। और ये हमारा बैंड था कोई 1994 से 95 से हमने कायम कर दिया। मकबूल बैंड था, मैंने सुना है वहाँ का। हाँ, जाग्रेब का। इट वाज जाग्रेब में आज भी कहा जाता है कि अगर आपने किसी बार में शराब पीनी है तो शैमरॉक रोवर्स बजा रहा हो तो फिर उसका मजा है। गिनेस और शैमरॉक रोवर्स। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जाग्रेब बिल्कुल ऐसा ही। एक्सपीरियंस। यस यस यस, आई मिस दोस डेज। आपने 98 का वर्ल्ड कप वहाँ देखा था? हाँ। You like football? Are you? Only when there's the World Cup. Otherwise, don't really follow. लेकिन वर्ल्ड कप या यूरोपियन कप तो मैं फॉलो करता हूँ। 98 का वो था जब क्रोएशिया जो है वो सेमीफाइनल्स में आया। डेविड सुकर नाम का एक स्ट्राइकर, दावर शुकर, प्रोसिनेचकी, अपना बोबान, बॉक्सिच, बिलिच, ये उनकी सारी टीम थी।
In places like this, जिन इलाकों ने जंग भी देखी है, what role do you think sports plays? यार मतलब मुझे नहीं पता कि उसका जंग से क्या ताल्लुक है. नहीं, मुझे लगता है कि वो जिस तरह पाकिस्तान भी है, हम में बड़े इख्तलाफ हैं, मसले मसाइल हैं, बट जब क्रिकेट होती है इट्स अ गुड यूनिफाइंग फोर्स एंड इट जस्ट Unless Pakistan is playing India. बट इवन देन राइट, इट्स सच अ गुड अल्टरनेटिव टू वॉर रादर देन हम जंग पे जाएं. हम क्रिकेट स्टेडियम में जाके गुस्सा निकाल कर और फिर स्टेडियम के बाहर गले मिल रहे होते हैं वही लोग. मतलब स्टेडियम में जो भी बोला है आपने. मतलब है, सही बात है, लेकिन मेरा ख्याल में कि फिर वो भी आपके फुटबॉल हुलिगनिज्म भी होती है. और जागरिब की जो फुटबॉल टीम है उसके जो डायनामो जाग्रेब, वेल डन. तो डिनामो जाग्रेब का जो फैन क्लब है ना, उसका नाम है बैड ब्लू बॉयज, BBB. तो बैड ब्लू बॉयज वर आल्सो लिटिल वो भी मशहूर थे. और स्प्लिट शहर की जो फुटबॉल टीम थी उनके ज़रा फैंस भी मशहूर थे फॉर बीइंग राउडी. तो वो मसले मसाइल तो होते थे, बट ऑफ कोर्स इट्स मच बेटर देन द वॉर फील्ड ऑब्वियसली. मेरा ख्याल में कि जनरली वो इलाका जो है ना, एक्स यूगोस्लाविया, वो बहुत यार उनकी स्पोर्ट्स में वो बहुत आगे हैं हर चीज़ में. मतलब आप क्रोएशिया को देख लें, पहले तो यूगोस्लाविया था जब मैं गया था, तो क्रोएशिया जो है वो कोई 4-4.5 मिलियन की आबादी अब रह गई है उसकी. जब मैं था कोई 5 मिलियन की आबादी थी. अब बहुत सारे लोग EU शिफ्ट हो चुके हैं. EU का हिस्सा क्रोएशिया भी बन गया है, लेकिन टू द रिचर कंट्रीज. इसकी वजह ये नहीं है कि 500,000 आबादी आप ही कर रहे हैं. आपके आने से अगर 500,000 कम हो गई है तो कम हो गई है तो मेरा इसका कोई कसूर नहीं. आप पे नहीं जा रहा इसका इल्जाम. नहीं. लेकिन वो कौन से, मतलब उनकी वाटर पोलो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो कि वे दे एक्सेल. तो एक तो ये कि मेरा ख्याल में कि जो सोशलिस्ट मुल्क होते थे ना, तो वो ज़रा स्पोर्ट्स पे फोकस करते थे. सोवियत यूनियन के ज़माने में भी, इफ़ यू रिमेंबर दैट ओलंपिक गेम्स साइन ऑफ प्राइड वाली चीज़ थी ना कि हाँ, एंड इट वाज क्योंकि वो एक था ना दिस कलेक्टिव थिंग कि वी आर मेकिंग अ सुपीरियर नेशन, सुपीरियर बीइंग, सुपीरियर इंडिविजुअल. तो वो तो उनमें था. तो ये कि स्पोर्ट्स में भी वो एक्सेल करते थे और क्लासिकल आर्ट्स में भी एक्सेल करते थे. अगर आप रूस की या सोवियत यूनियन की मिसाल लें, जब सोवियत यूनियन बरकरार था, तो उस वक्त भी उनका बोल्शोय थिएटर एंड द बैले एंड द फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्राज वर आउटस्टैंडिंग. और यूगोस्लाविया में भी ये एक क्लासिकल आर्ट्स और स्पोर्ट्स का बड़ा सीन था. तो आपने फ्रंट लाइन जंग देखी है? फ्रंट लाइन तो नहीं देखी मैं, तो मतलब ट्रेंचेस में तो नहीं गया मैं. obviously. लेकिन ये कि मैं see the places being bombed? यार I drove through places which had been bombed maybe a few weeks previous. And Zagreb, जिस शहर में मैं था, Zagreb itself was bombed I think maybe 4 or 5 times. और वो भी बिल्कुल छोटे इलाके, कोई मेन पूरे शहर पे बमबारी नहीं हुई. कोई एक जगह कोई मिसाइल गिर गया इस तरह की. तो वो मैंने देखा. एक रात बड़ी खौफनाक थी जब जंग शुरू हुई थी. 1991 की ही बात है, और उस वक्त मैं स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहता था जागरेब में. और क्योंकि हमारा बॉम्ब शेल्टर्स जो था वो ज़रा कुछ फासले पे था, सो जब एयर रेड अलार्म्स बजते थे तो हम ग्राउंड फ्लोर पे आके, जिसका भी कोई दोस्त होता था वहाँ पे, फिर हम उसके कमरे में घुस जाते थे. और बिल्कुल ब्लैकआउट होता था. और आपको मतलब आप एक मोमबत्ती भी अगर अंदर जलाते थे और बाहर उसकी अगर रोशनी चली गई, तो वो बाहर बाकायदा लोकल मिलिशिया होती थी जो कि आपको माँ बहन की गालियां देती थी सड़कों से कि बंद करो रोशनी. तो वो काला कागज़ भी चिपकाया हुआ होता खिड़कियों में, और कोई पलंग के नीचे कोई मोमबत्ती छोटी सी जलाई हुई होती थी. बट यू कुड मेक एज मच नॉइज एज यू वांटेड, क्योंकि ख़तरा था एयरक्राफ्ट से या हैवी आर्टिलरी से. तो फिर हम गिटार्स भी होते थे और वो लेकिन वही एक रात थी वहाँ पे when the Serbs actually tried to invade a part of Zagreb. और वो उनके कुछ पैराट्रूपर्स जो हैं वो उन्हें लैंड करने की कोशिश की थी, और नीचे से ये जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, और हमें हॉस्टल की खिड़कियों से सारा कुछ साफ नज़र आ रहा था. वो आसमान जो था ना, सही वो एक फिल्मों वाला मंजर था. सर, ये लव सूफ़ी जो है ये तो बहुत मिसयूज़ भी होता है, तो उसको ज़रा साइड पे रखें. बड़ा एक स्पिरिचुअल आप में है चीज़, कनेक्शन है.
तो सॉन्ग, वेयर डू यू थिंक म्यूजिक एंड सॉन्ग कम्स इन? अगर हम स्लेवरी की भी हिस्ट्री देखें तो जब इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा था, उन्होंने ब्लूज़ इन्वेंट किए, उन्होंने म्यूज़िक इन्वेंट किया, और जब वो खेतों में काम भी कर रहे होते तो वो गाने गा रहे होते थे, और स्लेवरी सॉन्ग इज़ अ होल थिंग. बिल्कुल. सो एट टाइम्स लाइक दिस, मतलब आपको पता है कि बॉम्ब हो रहा है, हम हो सकते हैं, एंड यू आर प्लेइंग म्यूजिक, व्हाट डू यू थिंक दैट music plays the role in that moment? Yeah, two things keep you going during extreme war time. और जागरेब में मैंने तो इतना एक्सट्रीम तो नहीं देखा, लेकिन जो मेरे दोस्त सारायेवो में थे मसलन, जो कि कोई 2-3-2.5 साल जो है वो अंडर सीज था, तो वो भी बताते थे कि एक तो म्यूजिक और दूसरा ह्यूमर. मुझे लगा दूसरा, वो खैर वो तीसरी चीज होगी. नहीं, म्यूजिक एंड ह्यूमर रियली केप्ट वन गोइंग. और ये कि अपने आप पे भी मजाक उड़ाना, हर चीज़ पे मजाक उड़ाना, और पॉलिटिकल करेक्टनेस का नाम और निशान नहीं होता था. क्योंकि जहाँ पे आप पॉलिटिकली करेक्ट ह्यूमर करते हैं ना, तो वो फिर थेरेप्यूटिक नहीं होता. जब तक आपको अंदर से एक मड़ोड़ ना पड़े, दैट्स व्हेन ह्यूमर इज ह्यूमर. आई थिंक व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज के ह्यूमर के भी ना हायरार्की होती है कि आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं. सो इफ यू आर मेकिंग फन ऑफ पावर, I don't think you need to be politically correct. Like if somebody is calling Trump ugly, sure, maybe in general terms of political correctness that's wrong. But आप देखें भी तो सामने जल्लाद है जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं. तो people get those ideas of, people don't factor in notions of power when I would even go further than that. ये power की जो आपने बात की, I would even go further than that. I think कि जो ऐसे लतीफ़े भी जो हैं जिनको आजकल के ज़माने में रेसिस्ट समझा जाए. अब मसलन हमारे जी सरदार जी के लतीफ़े हैं, अगर आप देखो उस नुक्ता नज़र से, तो वो तो एक बड़े रेसिस्ट हैं जी. वो हमेशा दे पेंट द सरदार जी ऑलवेज इन द सेम मैनर. और वो सबसे अच्छे कौन सुनाते हैं आपको? खुद सिख लोग जो हैं वो सबसे अच्छे आपको सरदार जी के खुद लतीफ़े सुनाते हैं. इसी तरह क्रोएशिया में और एक्स यूगोस्लाविया में द बेस्ट जोक्स वर अबाउट द बॉस्नियंस. और वो बॉस्नियन खुद जब सुनाता था अपने बारे में, वो सबसे ज्यादा अच्छा मजे लेके सुनाता था. वो तो फिर एक रीअप्रोप्रिएशन हो जाती है ना. जिस तरह अगर अमेरिका में भी हम देखें, हाँ, तारीख में एक डिस्क्रिमिनेशन रही है, जिम क्रो रहा है, सेग्रीगेशन रही है. तो फिर जब गोरे लोग आकर कालों का मजाक उड़ाते हैं तो उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है. सो दैट हिस्ट्री ऑफ हेट्रेड, दैट हिस्ट्री ऑफ सेग्रीगेशन इज एम्बेडेड इन दैट जोक. तो मिन्स्ट्रल शोज, अगर थिएटर की आप हिस्ट्री देखें, उसमें गोरा इंसान ब्लैक फेस करके कालों का मजाक उड़ाता था, वेयर द ब्लैक पर्सन वुड बी सीन एज अ स्टूपिड वन. तो उधर जब कॉमेडी आप जनरेट कर रहे हैं, यू आर रियली पंचिंग डाउन एंड यू आर एडिंग टू द हेट एंड सेग्रीगेशन इन सोसाइटी. सो वो नोशंस ऑफ पावर आ जाते हैं. जैसा सरदार जी जोक जो है वो पाकिस्तान में हम लोग पश्तून पे लगा देते हैं, एंड देयर हैज बीन एन एलियनेशन टुवर्ड्स द पश्तून कम्युनिटी. मतलब पंजाबी को लगता है कि ये आउटसाइडर हैं, ये लोग जाहिल हैं. सो जोक्स लाइक दैट ओनली ऐड टू इट. अब चले, मेरा ख्याल में कि आप तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट मिसालें दे रहे हैं. मैं तो जिस लेवल की पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस की बात कर रहा हूँ, जब बॉम्ब गिर रहे हो तब ये चीज़ें मैटर नहीं करती. आई थिंक मेरा ख्याल में करनी भी नहीं चाहिए. मेरे नज़रिए में जिन लोगों ने बहुत उल्टे सीधे मजाक जो कि मुझे सुनाते थे, दे वर द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स. इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं खुद जाके कोई हरकत करोगे जिसके बारे में आप मजाक उड़ा रहे हो. सो आई थिंक कि ये जो एक ह्यूमर का एस्पेक्ट है एंड द एबिलिटी टू लाफ एट वन सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है. और हमने कहा था कि आज म्यूज़िक पे रहेंगे, सियासत पे नहीं आएंगे. म्यूज़िक का ही सवाल है कि म्यूज़िक उन मोमेंट्स में क्या वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि कुछ सूदिंग आपको मिल जाता है? लाइक हैव यू थॉट अबाउट वेयर दैट कम्स फ्रॉम? यार, मेरा तो ख्याल में कि म्यूज़िक और डांस इतनी नेचुरल चीज़ें हैं जिनको हमने अननेचुरल बना दिया है कि आई ऑफन थिंक अबाउट कि व्हाई डजंट इट कम मोर नेचुरली. बिकॉज मसलन अगर आप बच्चे को देखें, बिल्कुल, तो बच्चा जो है, कोई भी आप पीछे कोई रिदम भी, ताली भी बजाना शुरू कर दो तो वो झूमना शुरू कर देगा. और आप कोई भी साउंड आप लगा लो, वो साथ लगा लेगा, आपकी आवाज़ शुरू हो जाएगा वो. बिल्कुल ऐसा ही है. सो इट्स द मोस्ट नेचुरल थिंग टू डू. बाद में एज वी ग्रो अप एंड बिकम सेल्फ कॉन्शियस कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस. मेरा ख्याल में कि अब जो अफ्रीकन लोग जो हैं,
and I'm not making any jokes here, I'm being serious. I'm not making it. कर ले politically incorrect बातें नहीं मसलन मेरा ख्याल में कि अफ्रीकन लोग जो है ना वो अभी तक कुदरत के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, और इसलिए वहाँ पे जब जलसे जुलूस भी होते हैं तो वो नाचते हुए गाते हुए जा रहे होते हैं, कुछ भी हो जाए जी वो नाचना शुरू कर देते हैं, गाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर मोर इन टच विद देयर फिजिकल बॉडीज, which is why also they are generally better athletes also, generally of course. अब तो जाहिर है दुनिया बदल रही है, लेकिन ये कि मेरा ख्याल में कि इसका कोई है, it has how comfortable you are with your physical self has an effect on your expression of music or dance or sports. इसमें जो म्यूजिक हम सुनते हैं, एक तो उनके लफ्ज हैं, बट यू फील के उस beyond the words itself, you feel like music also, just the music itself has an impact on you, क्योंकि folk music, मैं जब बाहर भी था, जब आप और जगहों की folk music सुनते हैं आप appreciate तो कर सकते हैं, but if you haven't grown up listening to that, it not always it sounds good to you, whereas maybe आपका जो अपना folk music है वो कहीं ना कहीं आपसे connect करता है. Is it just because you've grown up to it? सही बात है. Where do you think that's coming from? हाँ, I think that it has a lot to do with conditioning. मैं भी जब बाहर था तो मैंने इतना पठाने खान को बैठ के सुनता रहता था, इतना पाकिस्तान में मैंने नहीं सुना जितना बाहर बैठ के सुना. और हमारा और भी अल्लन फ़कीर और मोहम्मद जुम्मन, आबदा परवीन, तो ये बाहर मतलब वही एक चीज़ थी, समथिंग फेमिलियर, समथिंग जो कि which I respond to at a very visceral level. और जो रूट्स म्यूज़िक जिसको मैं कह रहा हूँ वो उसमें है ये सलाहियत. अब ये कि आई रिस्पॉन्ड टू रूट्स म्यूज़िक फ्रॉम मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, शायद क्योंकि मेरी एक कंडीशनिंग भी हुई हुई है, या कह सकते हैं एक इनिशिएशन हुई हुई है. मेरा ख्याल में इसका ताल्लुक सिर्फ साउंड से नहीं होता, इसका ताल्लुक इससे भी होता है कि उन साउंड्स के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं आपकी, आपके जो कॉनोटेशंस, जो मंजर, जो डायमेंशंस आपके दिमाग में खुलते हैं जब आप एक ख़ास टोन को सुनते हैं, या जब आप एक ख़ास लफ्ज़ को सुनते हैं, जब आप एक ख़ास ज़बान को सुनते हैं. सो आई थिंक बिकॉज लैंग्वेज इज़ ऑल्सो आर्ट बेसिकली ना, इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑल्सो साउंड्स. अभी भी ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ सो इसमें या म्यूज़िक एंड डांस फॉर मी इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. तो इसमें मैंने भी ट्राई किया एंड फॉर मी इट हैज़ वर्कड. मुझे कुछ उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं पता, बट ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज सिर्फ यूट्यूब पे भी आप सर्टन चला दें, उस 100% उसका मूड पे इफेक्ट होता है. या यार आप अगर सिर्फ मसलन अभी हम थिएटर कर रहे थे, पिछले 7 दिनों हमारा शो था, तो बैक स्टेज जो एक्टर्स कर रहे होते हैं यू नो, ताकि अपना टू काम योर सेल्फ, टू ग्राउंड योर सेल्फ, ज़्यादातर आवाज़ें ही निकाल रहे होते हैं. कोई कह रहा होता है हा हा हा, कोई कह रहा होता है यू नो. तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक. इसमें जो वर्ड्स हैं, फॉर इंस्टेंस अब लोग उसको साइंटिफिक बनाने की कोशिश करते हैं, शायद ना हो, लाइक वर्ड्स लाइक ओम, लाइक वर्ड्स लाइक अल्लाह, पीपल से कि उनकी ना एक फिजिकल रिएक्शन आपका होता है. डू यू फील लाइक दैट मीनिंग दैट पीपल हैव एट्रीब्यूटेड टू दीज वर्ड्स फॉर सेंचुरीज, उसकी वजह से वो पावर आ रही है, या कुछ वर्ड्स ऐसे फिनेटिकली, कुछ मुझे पता है आपका एटमोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि वो फिनेटिकली ऐसे हैं कि उनका एक अफेक्ट फिजिकल होता है आप पर? देखें, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वाकई पता नहीं है. ये थियरी जो आपने कहा है, ये जो अल्लाह को मानने वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप अल्लाह का जो नाम है उन साउंड्स के अंदर ही कोई ऐसी कुव्वत है जो कि और साउंड्स में नहीं है. तो जब आप अल्लाह का साउंड निकालते हैं तो उसी के अंदर एक कुव्वत है जो कि आपको एक अल्लाह से करीब करती है, या एक बेहतर इंसान बनाती है, या आपको ग्राउंड करती है, जो भी. And across the border, और अक्रॉस द बॉर्डर, यस, जो ओम, मेडिटेशन में भी बहुत, मेडिटेशन में भी वो जो ओम को जो मानने वाले हैं वो ओम के बारे में कहते हैं. मेरे कुछ दोस्त होते थे कृष्णा वाले, वो कृष्णा के बारे में कहते थे कि हरि कृष्णा का जो वो महामंत्रा जिसको वो कहते हैं, हरि कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, वो कहते थे कि इसके अंदर कोई ऐसी कुव्वत है जो कि और साउंड्स में नहीं है. सो मैं तो यही कह सकता हूँ कि गॉड नोज ये कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ.
जब मुझे कोई एंग्जाइटी होती है, या अगर मुझे रात को नींदें नहीं आ रही, या अगर मैं हवाई जहाज़ में बैठा हूँ और एकदम से टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, और आपको उस वक्त ऐसे लम्हों में एक पक्के से पक्के एथियस्ट को भी कोई ज़रूरत पड़ती है किसी खुदा की, तो उस वक्त आप क्या साउंड निकालते हो उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करने में, वो आपकी मेरा तो ख्याल में कि आपकी कंडीशनिंग से ही उसका ताल्लुक है। इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग आप किस्मत कहें क्या कहें कि इतनी अच्छी थी कि आप जब बच्चे भी थे तो घर में रेशमा परफॉर्म कर रही हैं, तो फैल नियाजी परफॉर्म कर रहे हैं, डू यू फील दैट ट्रेन्स योर ईयर, लाइक वंस यू लिसन टू दैट? एब्सोल्युटली, आई बिलीव सो। म्यूज़िक अगेन मेरा ख्याल में कि जब माँ के पेट में भी जब बच्चा होता है ना, उस वक्त से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और ये तो अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये सूडो साइंस है, लेकिन मेरा तो ख्याल में कि इसमें काफ़ी मुस्तनद तजुर्बे हो चुके हैं टू प्रूव हाउ लिसनिंग टू म्यूज़िक नॉट ओनली एज एन इन्फेंट बट एज अ इन्फेंट इनसाइड योर मदर्स बेली actually connects the two sides of your brains, the left brain and the right brain. और म्यूज़िक जब आप बजा रहे होते हैं और म्यूज़िक जब आप सुन रहे होते हैं तो ये आप कुछ हो रहा होता है। अब इसका पीछे क्या साइंटिफिक वजह है, कोई तो होगी ज़ाहिर है, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह अगर ये तो आप करके भी देख सकते हैं कि अगर आप कोई गमला अगर आप रखें कमरे में और एक तरफ से आप कोई स्पीकर रखते हैं और उसमें कोई हैवी मेटल म्यूजिक बजाएं, नथिंग अगेंस्ट हैवी मेटल, बट द प्लांट विल नॉट अप्रिशिएट इट, जस्ट साउंड्स एंग्री, इट साउंड्स एंग्री, बिल्कुल। तो प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चंद हफ्तों में आप या मुरझा जाएगा या उसकी दूसरी तरफ उगना शुरू हो जाएगा, उससे दूर। और अगर आप कोई सूदिंग साउंड्स या कोई सूदिंग क्लासिकल म्यूजिक अगर आप लगाएं तो वही प्लांट जो है वो उसकी तरफ ग्रो करना शुरू होगा। ये भी एक तजुर्बे किए हुए हैं लोगों ने। तो मैं तो समझता हूँ कि कर आके तो एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन, एंड दैट्स व्हाई म्यूजिक इज सच अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि म्यूजिक डील्स विद वाइब्रेशंस। आपने, आई थिंक इफ आई एम मिस्टेकन प्लीज मुझे करेक्ट कर दें, आई थिंक बचपन में आपने म्यूजिक पढ़ा उस तरह से तो नहीं था ना, तो ये जो ट्रेनिंग है ये बस सुन के हो रही थी, आप रिपीट कर रहे थे, गा रहे थे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सुन के रिपीट कर रहा था मैं और गा रहा था, और लाइव भी और लोगों से और कैसेट से भी, रिकॉर्ड से भी। मेरा ख्याल में जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म, ना सिर्फ म्यूज़िक बल्कि शायद पेंटिंग का भी इसी तरह होता है और शायद डांस का भी इसी तरह होता है, आप पहले तो आप इमिटेशन ही से ही शुरू करते हैं। आप कोई ऐसे शख्स को इमिटेट करते हैं जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं, वो आपका उस्ताद बन जाता है, चाहे वो आपके सामने हो या ना हो। और आप उसको इमिटेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरा मैं बिल्कुल उसी तरह साउंड करूं। और देन एज यू ग्रो इन योर जर्नी एज एन आर्टिस्ट और एज अ म्यूजिशियन, फिर आपके अंदर सवाल आता है कि यार मैं कौन हूँ इस सारे चक्कर में? ये तो मैं उसी बंदे या उसी लोगों को मैं कॉपी करता रहता हूँ जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, तो मेरा क्या अपना भी कोई एक्सप्रेशन है या नहीं है? ये मेरा ख्याल में एक दूसरा फेज़ होता है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। और फिर मेरा ख्याल में एक तीसरा फेज़ होता है जब आप कुछ हद तक, वैसे तो ये ज़ाहिर है ज़िंदगी भर का सफ़र, लेकिन जहाँ पे आप कुछ हद तक कहते हो कि इस सारे चक्कर में मैं जो हूँ वो मेरा एक ईगोटिस्टिकल मैं नहीं हूँ, वो एक जनरेशन है, वो एक माशरा है, वो एक अवाम है, वो एक कम्युनिटी है, और फिर आप उसके एक नुमाइंदे बन जाते हो। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम विद आवर हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, कि मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मेरी फेसबुक प्रोफाइल, दैट वी आर फॉरगेटिंग कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब हैं। यार आई एग्री, ये सोशल मीडिया का मैं तो कोई फ़ैन नहीं हूँ। ये एक मैं तो समझता हूँ कि इसने दुनिया को ख़राब ही किया है। अगर मेरा बस चलता तो मैं सारे प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब के अलावा सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद करवा देता। आपके अंदर का सोखा बाहर आ रहा है। समझ में स्टालिनिस्ट। हाँ नहीं, जाहिर है मैं नहीं करता, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती। लेकिन ये जाहिर है कि मैं कौन होता हूँ ये करने वाला। लोगों की जो ख्वाहिश है उसी पे चलेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका अभी तक हमें कॉन्सिक्वेंसेस इसके नहीं पता चले।
और एक तरफ ये कि सोशल मीडिया ने जिस हद तक दुनिया को कनेक्ट किया है, इट इज़ अनपैरेलल्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री एज फार एज वी नो। लेकिन दूसरी तरफ जितना एलियनेट किया है कि एक ही मेज़ पे दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, आपस में गुफ्तगू ही नहीं हो रही। बच्चों, आजकल के बच्चों को देखें, ये भी बिल्कुल, आजकल के बच्चों को देखें आजकल के बच्चे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़, सॉरी, सोशल मीडिया से कनेक्टेड, कि कल्चर जो है ना, कल्चर एक मेरे नज़दीक एक बहुत अहम चीज़ है, और सोशल मीडिया का कोई कल्चर नहीं होता। सोशल मीडिया में अगर आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों या एस्ट्रोफिजिसिस्ट हों या आप बिल्कुल ही एक अंगूठा छाप बच्चे हों, लेकिन ऑन सोशल मीडिया यू आर इक्वल्स। और सोशल मीडिया पे अगर डॉक्टर परवेज़ हुदबॉय भी कोई सोच समझ के बात करेंगे, दूसरी तरफ कोई लौंडा आके जो है वो ऐसे उनसे एज ए इक्वल बात करेगा कि ओए तू कौन होता है, तुझे इतना भी नहीं पता ये क्या। एंड इट्स इज एक्सेप्टेड ऑन सोशल मीडिया। वेयर एज अगर वो आमने सामने बैठा होता, उसकी कभी भी हिम्मत ना होती, मजाल ना होती कि एक सीनियर शख्स से या एक ऐसे शख्स से जो कि अपनी फील्ड में महारत रखते हैं, वो उनसे इस तरह मुखातिब हो, वो फिर अदब से मुखातिब होता। तो ये जो कल्चर है कि आप बड़ों से, बुजुर्गों से किस तरह बात करते हैं, आप स्ट्रेंजर्स से किस तरह बात करते हैं, आप दूसरे जेंडर से किस तरह बात करते हैं, आप किसी गरीब से किस तरह बात करते हैं, ये सारी चीज़ें, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ आवर कल्चरल इंटरेक्शन। सोशल मीडिया में वो होता ही नहीं है। 100%। मतलब मेरे ट्विटर रिप्लाईज अगर आप देख रहे हैं, आपने तो देखे हैं, आज तक किसी ने उससे करीब भी फेस टू फेस में जाके नहीं बोला, भले वो वही पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हों। बट इट्स ऑल्सो के व्हेन वी आर किड्स, जब भी कोविड हुआ था, बच्चे स्कूल नहीं गए, तो उसमें मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे जो एक सोशलाइजेशन उन्होंने मिस आउट कर दिया, कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है, अच्छा वो किसी पे कुछ चाय गिरा देता है, दूसरे का गुस्सा आता है, वो आप रीड करते हो कि अच्छा मैंने इस पे कुछ गर्म गिराया, दैट वाज बैड, ये पर्सन सैड हो गया, आई शुड नॉट डू दैट। वो सोशलाइजेशन चली गई है, एंड वी हैव दैट कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे बोलने की टोन, वी नीड दैट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। यस, एंड प्लेसेस लाइक ट्विटर डिवाइड अस ऑफ दैट, राइट? अब एक चीज़ किसी ने लिखी है, आधी वो बात है जो उसने लिखी है, बाकी आधी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, किसने इस तरह लिखी होगी, ये गुस्सा है, ये अटैक है, बिल्कुल। एंड इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आई एग्री, बिल्कुल। और इसलिए जो है इट लेंड्स इटसेल्फ टू बदतमीजी। और इसलिए जो है वो इतनी आसानी से कोई बदतमीजी वाला नैरेटिव आके इतने आराम से ट्विटर पे फैला सकता है। हमने तो पूरी मूवमेंट्स देखी हैं हमारे मुल्क में भी और दुनिया में भी, जो कि एक बदतमीजी के कल्चर के ऊपर, एक बदतमीजी के लहर के ऊपर ऐसी एक फैल गई हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। तो ये जो कल्चर है, क्योंकि हम पहले म्यूज़िक की बात कर रहे थे, आर्ट्स की बात कर रहे थे, इट्स ऑल कनेक्टेड विद कल्चर। अब कल्चर जो है, मैं समझता हूँ कि जब अगर दो इंसान जब मिलते हैं और जब बातचीत शुरू करते हैं, वो आपस में एक कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर मेरी आपसे पहली मुलाकात हो सबसे पहले, और मुझे कुछ पता नहीं हो कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कौन से मुल्क से आए हैं, तो मैं पहले आपको हेलो हाउ आर यू कोशिश करूँगा, आप मुझे अपनी ज़बान में कुछ जवाब देंगे, एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म सम फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन, एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म अ सिस्टम बाय विच वी कैन आर्टिकुलेट आवर manifestation of the world or our interpretation of the world to each other, and culture starts developing. तो इस चीज़ को अगर हम रद्द कर दें तो ये तो जहालत है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हमने अपने कल्चर को अहमियत नहीं दी, अपने कल्चर्स को अहमियत नहीं दी, उनको स्कूल्स में नहीं पढ़ाया, एक दूसरे को बताया नहीं कि भाई ये आपकी शायरी इस ज़बान में है, ये फ़लाँ आपका कलाम सिंधी में है, ये पश्तो में है, ये आपके साज हैं, ये आपकी पुरानी दास्तानें हैं, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ आ कॉमन कम्युनिकेशन ऑफ पीपल लिविंग इन दिस रीजन। तो इसलिए वो आपस में एक बॉन्डिंग कैसे होगी? क्योंकि आपने इंडियोलॉजी भी पढ़ी हुई है और आपने ये बात की, इसमें कितना हम इल्ज़ाम ठहराएं उन लोगों को जिन्होंने एक कल्चर ट्रांसपोज करने की कोशिश की, जो उसमें शायद कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका जो अनइंटेंडेड या जो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ वो ये हुआ कि लोग समझना शुरू हो गए कि अच्छा अब जो चीज़ पाकिस्तानी है वो अच्छी है,
लेकिन जो चीज़ पश्तून थी, जो चीज़ बलोच थी, जो चीज़ सिंधी थी, जो चीज़ पंजाबी थी, उसकी अब कोई अहमियत नहीं रह जाती। मतलब अगर हम कनेक्शन की बात करें, हम कराची में रहते हैं, कराची में हो सकता है अक्सर लोग हों जिनको लगे कि सिंधी सीखना तो उन पर अजाब है, उन पर टॉर्चर है, या वो कराची से बाहर जाकर उनको फील हो कि अच्छा मैं तो यूरोप में आ गया हूँ, ये तो बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड है. So the fact that we have relegated all other cultures in an attempt to make a new culture, how much of that has hurt us and how much of that is responsible for this identity crisis or this angst we all feel? I think it has totally harmed us. It is totally, I lay full responsibility. यही जो आपने मिसाल दी कि कोई अगर कराची से कोई उर्दू स्पीकिंग जाए और वो उसको सिंधी समझ नहीं आती, अंग्रेजी आराम से बोलता है वो. सिर्फ सिंधी भी है कि कराची या की सिंधी second भी बिल्कुल ठीक. generation मैं उर्दू स्पीकिंग मैं नहीं कर रहा. वेरी ऑनेस्ट, मैं सिंधी हूँ. हाँ. मेरी उर्दू इज 6000 टाइम्स बेटर देन माय सिंधी. सही, लेकिन एक चीज़ मैंने वैसे देखी है कि फिर भी ये जो एक प्रोजेक्ट था ना कि एक ऊपर से एक मसनूई कल्चर को हम सबके ऊपर अपना क्या करें, मतलब इम्पोज करेंगे. जी. ये प्रोजेक्ट जो था ये जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान की अशराफिया का एक प्रोजेक्ट था और उसमें पंजाब की अशराफिया का भी बहुत ताल्लुक था. हमारा इट्स आवर बिगेस्ट प्रोविंस. मेरा ख्याल में कि पंजाब इज़ ऑल्सो बीन द रीजन टू सफ़र द मोस्ट फ्रॉम दिस. तो ये जो कुछ मेरे भी कुछ सिंधी नेशनलिस्ट या पश्तून नेशनलिस्ट दोस्त जो हैं या बलोच नेशनलिस्ट जो कि पंजाब को कहते हैं कि यार पंजाब की हेजेमनी, मैं उनको कहता हूँ कि हाँ, इकोनॉमिकली तो आप कह सकते हो, कल्चरली पंजाब इज सफर्ड मोर देन यू. क्योंकि उन्होंने गोली मारी ना अपने पैर पर. बिल्कुल, क्योंकि पढ़ा लिखा पंजाबी जो है वो अपने वो आपस में उर्दू बोलेगा, अंग्रेज़ी बोलेगा, अपने बच्चों से अंग्रेज़ी बोलेगा, नौकरों से शायद पंजाबी बोले, या शायद जब कोई लतीफ़ा सुना रहा होगा तो पंजाबी में शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन अक्सरियत पढ़े लिखे सिंधियों की जब आपस में बैठेंगे तो सिंधी बोलेंगे, बड़ी अक्सरियत, और पठानों की भी बड़ी अक्सरियत पश्तो बोलेंगे, बलोची बोलेंगे. सो मेरा ख्याल में कि ये एक बिल्कुल ये एक बाकियात है एक कॉलोनियल माइंडसेट की. और कॉलोनियल माइंडसेट क्या होता है? कॉलोनियल माइंडसेट ये होता है कि एक रेस सुपीरियर है दूसरी रेस से और हमें पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है. ये जो अभी हमने ड्रामा जो किया है द रिवर्स डॉटर, इसकी भी यही कहानी है. उमर मारवी. जी, उमर मारवी. हाँ, तो अब वो मैंने सिर्फ वो किरदार लिए हैं उमर मारवी की, बाकी तो सारी अपनी कहानी बनाई है. सो इन माई स्टोरी आपने बहरिया डाउन कर दिया उसको. यही है ना, मतलब उसका रिवर फ्रंट अर्बन प्रोजेक्ट. ओके, रूडा. बट इट हैपेंस इन सिंध, तो कोई उंगली नहीं उठा सकता. सर, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमारा तो ये अलमिया है कि एक स्कूल का हमने सर्कुलर भी देखा कि फाउल लैंग्वेज लाइक पंजाबी शुड नॉट बी स्पोकन. इसी को हम सोचो उसी चीज़ से कनेक्ट करें कि आप पंजाबी की बात कर रहे थे. क्यों हम बुल्ले शाह को नहीं समझते, या क्यों इवन जब पढ़ाया जाता है तो उनको इतना वाटर डाउन करके पढ़ाया जाता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो कौन थे और वो कितने बड़े फिलोसोफर थे. हाँ बिल्कुल, बुल्ले शाह ये अब मसलन हमारे यहाँ जो बरेलवी हैं, they were the ones who were supposed to be the representatives of Sufis. वो अपना हमारे अपना औलिया बुजुर्गों को मानने वाले बरेलवी जो थे. लेकिन आज आप देखें कि उनके अंदर कितनी तंग नजरी और एक मौलवीइज्म छा गया है. उसकी सियासी हकीकत है. उनके आपने देवबंदियों को फेवर किया, उनको सपोर्ट किया, बरेलवी के जो मदरसे थे उनको टेक ओवर किया, अफगानिस्तान जहाद करवाई. सो दैट व्हाट यू आर सीइंग नाउ इज अ रिएक्शन टू दैट. की तो पूरी किताब है. जी. एक और भी अभी बहुत अच्छे रिसेंटली किसी ने इस पे काम किया था, मैं भूल गया. एक खातून ने मुझे भेजी थी. अच्छा, अपनी रिसर्च एंड वेरी गुड वर्क. बिल्कुल, तो ये तो है, ये तो हकायक तो मौजूद हैं. लेकिन अब्सर्ड है ना कि एक तरफ आप सूफियों का जिक्र कर रहे हैं, और सूफी तो मौलवीइज्म को तो हमेशा एक ऑपोजिशन रही है, एक ऑर्थोडॉक्सी में और एक उस रूहानी एस्पेक्ट या एक ज़्यादा जो इंसानियत से जुड़ी हुई थी. ये जो सोच, दोबारा कल्चर की बात आ गई ना, अब मज़हब में भी वही हुआ जो हम पाकिस्तान में कह रहे हैं कि एक तबका या एक क्लास या एक कोई लोग आए जिन्होंने कहा कि भाई हमें पता है कि आपके लिए क्या सही है. मज़हब में भी यही हुआ कि एक तबका पैदा हो गया जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता है कि असल में रसूल पाक ने क्या कहा था, हम आपको बताएंगे कि असल में
साहबा ने क्या कहा था, हम आपको इंटरप्रेट करके देंगे कुरान और हदीस, क्योंकि हम आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, और वो अपनी सोच जो है बाकी सब पे मुसल्लत करने की कोशिश। और दूसरी तरफ वो जो एक रूट सोच थी कि यार उसी चीज़ से इंस्पायर होते हुए, उसी के कल्चर के अंदर रहते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही इंटरप्रिटेशन लो, और अगर आप कोई और कल्चर्स में भी हो सकता है कि उसी चीज़ की बात हो रही हो लेकिन उनकी ज़बान में। तो इसलिए मैंने तो ये देखा है दुनिया भर में कि जो ज़रा ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड लोग होते हैं, तो अगर एक वो चाहे जौन से भी मज़हब से हों, मुख्तलिफ मज़हब से या मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ हो, वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं एंड दे एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी। लेकिन जो अपने उससे इतना दूर होता है, यू नो, फॉर मैं इसको अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, इट्स लाइक अ व्हील वेयर द सेंटर ऑफ द व्हील इज़ let's say the truth or God or whatever, the purpose, and the spokes of the wheels are the different paths leading to that truth. अब आप जौन से भी पाथ से आते हैं, जितना आप सेंटर के नज़दीक पहुंचते हैं, आपके दूसरे पाथ्स भी नज़दीक पहुंचना शुरू हो जाते हैं, और जितना आप उस सेंटर से दूर रहते हैं, आपको दूसरे रास्ते भी अपने से दूर नज़र आते हैं। जितना आप अपने मरकज़ से दूर होते हैं, उतना आपको बाकी लोग भी काफिर और शिरक हर तरफ आपको नज़र आता है, और जितना आप नज़दीक होते हैं उतना आप कहते हो कि यार ये भी वही है, ये भी खुदा है, ये भी वही है, हर विच सूरत रब दी है, कितने ज़ाहिर कितने छुप बहंदी है वो बुल्ले शाह। सो हाँ, तो हमारा लोकल कल्चर में तो ये चीज़ कूट कूट के भरी हुई है। जो आप कुफर के फतवे देने वाली बात कर रहे हैं, ये वही इनसिक्योरिटी है ना, क्योंकि आपको अपने बारे में एक एंग्स्ट फील हो रही है, आप दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर अपने बारे में आपको एम्पैथी होगी तो आपको दूसरे बारे में भी एम्पैथी होगी कि यार मैं ये जर्नी देख चुका हूँ, मुश्किलात देख चुका हूँ, तो ये भी उसी से गुजर रहा होगा, तो वो एक प्यार का रिश्ता होगा। लेकिन आप अपने से टूट कर अगर अलग रहोगे तो वो आपको भी नहीं पता चलेगा कि गुस्सा आपका अपने आप पर है, और वो निकलेगा दौरों पर। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें ना कि अब हमारे खित्ते में जो मुसलमानों की जब यहाँ पे जब राज था मुग़लों के ज़माने में, या मुग़लों से पहले जब दिल्ली सल्तनत के ज़माने में, उस वक्त जो ये सूफ़ी सोच थी वो मेन स्ट्रीम सोच थी उनके दौर में, राइट अप टिल probably Aurangzeb. I don't know enough history to really tell you. Not the Sufi. I think sometimes जो pop सूफी है लोग उसको confuse कर देते हैं to Sufi thought. It's a little different. हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि आप अमीर खुसरो was a court musician and a court poet. और वो अपना चिश्तिया सिलसिले के सरबराह भी थे। वो अपना निज़ामुद्दीन औलिया के बाद ही took over as the head of the Chishtiya order of the Sufis, and he was the court favorite. तो उस ज़माने में जो आपका मेन स्ट्रीम जो इस्लाम था इस खित्ते का, और जिस ज़माने में जो लोग हवाले देते हैं कि जी उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त, उस वक्त मुसलमानों ने ये भी किया था, वो भी किया था, तो वो क्यों किया था? इसलिए इस तरह तो अगर वो आजकल की सोच रखते तो वो कभी ना किया होता। वो इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त उनकी इतनी तंग नज़र नहीं होती थी, और वो ये कहीं बाउंड्रीज नहीं बनाते थे कि मैं मुसलमान तो तू काफिर। वो देखते थे कि यार अगर नानक ने, मसलन नानक की मिसाल है कि उसने देखा कि अच्छा मैं अगर भगवान कहूँ या रहमान कहूँ, बात तो एक ही खुदा की हो रही है, तो उसने फिर दोनों तरफ के कल्चर्स को कोशिश की उनको फ्यूज़ करने की। हुस्न हकीकी नूर अज़ल, ख्वाजा गुलाम फरीद, सारे सूफियों ने ये किया, बिल्कुल, कबीर, ख्वाजा गुलाम फरीद, बुल्ले शाह, सच्चल सरमस, शाह लतीफ़। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान लॉस्ट, जिसमें मैं बताता हूँ कि यार हिस्ट्री में अगर हम इस बात की जगह ये बात लेते तो क्या होता है। शायद अगर इंडिया लॉस्ट कर रहे होते तो औरंगज़ेब की जगह अगर दारा शिकोह बन जाते तो तारीख कहाँ जाती। दैट लॉट ऑफ रिग्रेसिव थॉट वाज ब्रॉट इन बाय। यस, आई थिंक सो, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो बिल्कुल। एक और भी सोच थी कि ये जो कि अब वहाबी एक सोच की एक शक्ल में आई है, और वो ये कि जो कल्चर, इन्वर्टेड कॉमर्स, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स कल्चर, लेकिन जिस लोग वो कहते थे कि भाई जो अरब के ज़माने में जिसको वो समझते थे कि वो कल्चर होता था, वही मुसलमानों को आज के दौर में अपनाना चाहिए, और अपने इर्द गिर्द के जो कल्चर्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल।
इस सोच ने बहुत नुकसान पहुंचाया। और जहाँ तक मुझे पता है, एंड आई कुड बी मिस्टेकन, ये सोच तो शायद शाह वलीउल्लाह में भी थी। तो खैर, ये अभी हम म्यूजिक से शुरू हुए थे और आपने म्यूजिक में अमीर खुसरो का जिक्र कर दिया। व्हाट्स अमीर खुसरो's contribution, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट कि उन्होंने किस तरह जो फ्यूज करके बनाया था, उसके बाद से वो सब जो होता है वो उनसे ही ओरिजिनेट होता है। हाँ यार, एक तो ये कि अमीर खुसरो ऑल्सो बिकॉज ही वाज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर। एक तो वो दिल्ली सल्तनत के कोर्ट के भी फेवरेट थे। आई एम श्योर दैट हैड ऑल्सो अ लॉट टू डू विद इट। उनके पास रिसोर्सेज थे। और ही वाज मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी शायरी लिखी, जितने राग बनाए, जितनी म्यूज़िक की फॉर्म्स ईजाद की, इट्स अनपैरेलल्ड। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारी चीज़ें उनसे मंसूब की जाती हैं जो कि एंड विच इज़ प्रॉबेबल कि उनसे नहीं शुरू हुई थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि सितार भी उनने ईजाद किया, तबला भी उनने ईजाद किया। हालांकि दूसरे लोगों का ख्याल है कि ये बाद में, उनके बाद ये चीज़ें बनी, लेकिन वो नाम उन्हीं का लिया जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो विच वर नॉट, प्रॉबेबली नॉट हिज। लेकिन खैर, वो उस ज़माने में वो कॉपीराइट्स का ज़माना नहीं था। तो वो उन्हीं का नाम मशहूर था, तो वो उन्हीं के नाम से वो चीज़ें मंसूब हो गई। कहते हैं कि उन्होंने वो राग बनाए। आई मीन, वन थिंक्स दैट दीज राग्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, और इज दैट नॉट ट्रू? म्यूजिक हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड, जस्ट एज साउंड्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, बट उनकी तरतीब करना, टू कैनोनाइज, दैट्स व्हाट ही डिड। जस्ट एज बाख कैनोनाइज्ड क्लासिकल म्यूजिक इन यूरोप, अमीर खुसरो कैनोनाइज्ड क्लासिकल म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया। तो मतलब अब वो राग भी जो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, सारे गामा पाधानी सा, ये तो संस्कृत से हैं। खरज, रेखब, गंधार, मध्यम, पंचम, धेवत, निखाद और दोबारा खरज। तो ये 7 सुरों के नाम तो सीधे सीधे संस्कृत के हैं। फिर आपका राग एमन, कल्याण, भैरवी, भैरों, एक दो नाम है जो कि संस्कृत के नहीं हैं, दरबारी। वरना तो ये कि उनको तो मसला नहीं था उस कल्चर से चीज़ों को लेके और उसमें अपनी बात करनी। तो यानी कि अगर हम दूसरे लोगों के कल्चर्स को, जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं, अगर हम ये सोचें कि हमारा कल्चर उनसे सुपीरियर है और उनके कल्चर को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने कल्चर को उनके ऊपर नाफिज करना चाहिए, तो इट्स अ प्रोजेक्ट डूम्ड फ्रॉम द स्टार्ट। आई मीन, परफॉर्मिंग आर्ट्स का तो सब कॉन्टिनेंट में सारा ही आपको जो उसका फाउंटेन हेड है वो संस्कृत में ही मिलेगा ना। अगर बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, या एंड इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर एज वेल, जो भारता थे जिन्होंने नत्या शास्त्रा लिखी, तो सारे ओरिजिन्स तो जो थिएटर के ओरिजिन्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स के ओरिजिन्स, एंड आई थिंक नत्या शास्त्रा में दे डोंट इवन डिस्क्रिमिनेट, एक्टर और सिंगर का लफ्ज एक ही है शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो एक इस्लामिक कल्चर जब आया यहाँ पे, और वो इस्लामिक कल्चर नहीं था, वो असल में इट वाज अ कल्चर, तुर्कों का कल्चर था, पर्शियंस का कल्चर था, सेंट्रल एशियंस का कल्चर था। जब ये कल्चर यहाँ पे आया विद the armies of Islam and the kingdoms of Islam spreading and the influence of Islam spreading, and when it met with the local indigenous cultures from this place, ये एक बड़ा रेनेसांस का पीरियड था बर्रे सगीर में। और इससे that's what produced people like Amir Khusro and Guru Nanak and तो ये तो it was a beautiful meeting of cultures। लेकिन हमेशा से ऐसे लोग थे जो कि समझते थे कि हम सुपीरियर हैं, दोनों तरफा शायद, और वो आज लगता है कि उनका ज़रा दौर चल रहा है। कुछ हमारे दोस्त हैं इंडिया में जो नाराज़ हो जाते हैं। उज़ैर यूनुस भी पॉडकास्ट पे आए हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह एक दरगाह है मुसलमानों की उनके गांव में इंडिया में, उन्होंने जब विज़िट किया तो हिंदूज टेक केयर ऑफ दैट। तो आई सेड दिस इज साउथ एशियन कल्चर। तो कुछ इंडियन नाराज़ हो गए थे कि नहीं, दिस इज़ इंडियन कल्चर। तो आई लव फॉर यू टू टॉक अबाउट दिस आइडिया कि यस, आज कल की अगर हम दुनिया देखें, बयान देखें, पॉलिटिक्स देखें, तो आपको लगेगा हम हमेशा से ही नफ़रत भरे लोग थे, हमेशा से ही जंगजू थे। लेकिन अगर इस पूरे खित्ते की एज अ सब कॉन्टिनेंट हम तारीख देखें, yes there were wars, obviously there were wars, yes there were battles over territories, yes there were invasions, 100%, but they weren't wars between Muslims and Hindus. That's what I was getting at, कि in terms of that idea कि जी तुम्हारा मज़हब मुझसे अलग है तो अब हम एक अलग हैं और हम लोग साथ पड़ोस में नहीं रह सकते, you don't find like a lot of history of that behavior.
हाँ बिल्कुल, जब बाबर की पहली दफ़ा बाबर की मुग़ल आर्मीज़ जब यहाँ पे आई, सामने भी मुसलमान आर्मी थी इब्राहिम लोदी की, और इब्राहिम लोदी के साथ जो हैं यहाँ के वो आपके वो शामिल थे हिंदू, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, कौन थे, राजपूत उस वक्त तो इनकी तरफ शामिल थे। अकबर की जो फ़ौज थी उसका जो सिपह सलार था वो सिख था। सो बिल्कुल दिस इंटरमिंगलिंग of cultures was the norm of the subcontinent, of the old Indian subcontinent. ये मामला मैं समझता हूँ कि ये 1857 से सबसे पहले ख़राब होना शुरू हुआ डिलिबरेटली। जाहिर है सारा इल्ज़ाम अंग्रेज़ों पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं, मतलब उन्होंने इसको, इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट लाइंस हमें नज़र आ रही हैं जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। उससे पहले भी जो उनकी कैटेगराइजेशन थी, डेवलपिंग दैट कॉन्शियसनेस, दैट यू नो जस्ट codifying what it means to be a Muslim, what it means to be a Hindu. बिल्कुल, maybe that idea was not as prevalent till 1947. अगर आप लोगों के एनेक्डोट्स देखें बिल्कुल, तो लोग बोलते थे मैं एक मुस्लिम हिंदू हूँ, जबकि आज वो लोग लगे इसका मतलब क्या है, बट उनको ये चीज़ नेचुरल लगती थी कि क्या मतलब मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं हिंदू क्यों नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे खित्ते की बात। और अब आपने कहा कि साउथ एशियन और इंडियन कल्चर, तो वो भी एक तंग नजरी है। हम उसको सिर्फ साउथ एशियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अगर आज इंडियन कहते हैं तो हमारा मतलब आज का इंडिया सिर्फ नहीं है, हमारा मतलब उस ज़माने का इंडिया है, तो इसलिए हम उसको साउथ एशियन कहते हैं। मतलब हमारा यही होता है, हिंदो सिंध जो भी कह दो आप, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। और ये भी एक अजीब बात कि नाम इंडिया का दरियाए सिंध से निकला। हिंदू जो है वो सिंधु से निकला, और सिंधु जो है वो हमारे यहाँ बहता है तो इंडिया तो हमें अपने आप को कहलाना चाहिए, लेकिन चलो हो गया। आई थिंक इट्स दिस साइड ऑफ द इंडस ना, तो हम दोनों साइड है ना, हम तो हमारे पास एक्स्ट्रा भी है थोड़ा। क्या मतलब? आई थिंक इट्स दिस साइड, लाइक एवरीथिंग ईस्ट ऑफ द इंडस इज व्हाट इज व्हिच जो उन्होंने लिखा था कि वो सिंधु जो सिंध है is east of the Indus. अच्छा, that's what if I'm not mistaken, please correct me in the comments में। I think that was the idea, that everything east of the Indus। मतलब ये लफ्ज़ जो है ये सबसे पहले संस्कृत का लफ्ज़ था सिंधु, जिसका मतलब है दरिया, और ये one of the oldest names for this region in historical records is Sapta Sindhava, which means the land of the 7 rivers, Sapta Sindhava। उस ज़माने में ये कौन से 7 दरिया थे? These were the 5 rivers of Punjab, दरियाए सिंध, and possibly सरस्वती जो कि अब ड्राई हो गया है या कुछ थोड़ा रह गया है, या possibly वो हाकड़ा एक दरिया होता था, लेकिन इस रीजन का नाम था 7 दरिया। और इनमें से फिर जो सबसे बड़ा दरिया था उसका नाम ही पड़ गया दी रिवर, तो सिंधु, एंड इट रिटेन्ड इट्स नेम। फिर जो जब ग्रीक्स आए पहले, उन्होंने इसका सिंधु से उन्होंने इंदिकॉस कह दिया, इस रीजन को वो कहते थे इंदिकॉस। और फिर जब मुसलमान आए पहले, पर्शियंस, टर्क्स, सेंट्रल एशियंस, तो उन्होंने वो सिंध को हिंद कर दिया, उससे वो हिंदुस्तानी हो गई, हिंदुस्तान हो गया। यहाँ के जो भी तौर तरीके थे वो हिंदुइज्म हो गया। अंग्रेज आए, दे टुक इट अप, सो दैट्स द ओरिजिन ऑफ द नेम। इसमें मनान की बहुत अच्छी किताब है, द लॉस ऑफ हिंदुस्तान, ऑन द यूज व्हेन इट बिकेम आउट ऑफ फेवर। इसमें जब हम एक नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये चीज़ें सोचने से पहले तो आपने अपने बारे में सोचा होगा ना। तो वो जब did that happen once you left Pakistan, where you had to like maybe strip away parts of you to rediscover yourself कि अच्छा मैं हूँ कौन और मैं कहना क्या चाहता हूँ? नहीं यार, क्योंकि आपने पता है ना, मेरी तो तरबियत ज़रा एक एज अ सुरखा हुई थी। मेरी तो तरबियत एज एन एथियस्ट हुई थी। मैं तो बड़े फ़ख्र से कहता था कि मैं एथियस्ट हूँ, और अगर कोई कहता था कि नहीं क्यों, फिर मैं उससे मतलब बहस में उलझ जाता था कि नहीं तुम प्रूफ करो कि खुदा है। मिलिटेंट एथियस्ट था मैं उस ज़माने में पक्का। रूस जाके फिर वो मेरा ज़रा बुखार उतरा जब केजीबी दरवाजे पे आई, तो आपने सोचा जी, फिर मैंने सोचा कि शायद ये तो गलती हो गई। हाँ। तो मेरा उस तरह की वो तो नहीं थी कोई कंडीशनिंग, लेकिन ये है कि मुझे अपने बहुत यहाँ के कल्चर से बिल्कुल बाहर जाके मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया भी जब महसूस होना शुरू हुआ।
अपने देश का, अपनी मिट्टी का, तो फिर वो एक ये भी सवाल आया कि ये किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिया है. It's not nostalgia for the smelly streets of Karachi, but it is a nostalgia about something else. Some poetry, some music, some sound, some smell, some tastes. That's what makes culture. तो हाँ, उस वक्त फिर मैंने इस पे ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू की, और फिर जब वहाँ पे मैंने फ़िलासफ़ी के साथ इंडोलॉजी भी पढ़ना शुरू किया, तो फिर तो मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मैंने देखा कि यार ये तो चीज़ें हमारे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते, कि हमारी एक कॉमन तारीख थी, हम क्यों नहीं उसके बारे में पढ़ते. हमारी तारीख में तो मतलब मोहनजोदड़ो के बाद उसमें भी मिनिमम एक जिक्र आता है इंडस वैली और हड़प्पा, और उसके बाद फिर सीधा हम जंप मारते हैं मोहम्मद बिन कासिम पे, फिर सीधा जंप मारते हैं दिल्ली सल्तनत में, उधर भी एक दो बातें सिर्फ, फिर सीधा जंप मारते हैं मुगलों पे, और बस फिर अंग्रेज़, और फिर जीजे जीवे जीवे पाकिस्तान. ये खुद आप पहुंच गए थे इन चीज़ों पे, या किन कुछ चीज़ों ने मदद की यहाँ पे? बिकॉज ये जो ख्यालात हैं, हाँ, ये तो यूजुअली सब्सटेंस एडेड आप पहुंचा जाता है यहाँ पर. सब्सटेंस एडेड नहीं, उस जमाने में तो मेरी सब्सटेंस अल्कोहल ही होती थी. क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आस्क हिम हिज एक्सपीरियंस ऑफ साइकेडेलिक्स, मैंने बोला अच्छा ये हुआ है. अच्छा, हाँ यार, साइकोडेलिक्स इज़ अ वेरी वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस. मेरा तो ख्याल में कि एवरी पर्सन शुड at least once in their life, when they're ready, when they're ready, under the right circumstances, with the right intentions, and post 25. हाँ, possibly, I think you're right. सही बात है. Because आपको समझ ही नहीं आएगा, समझ नहीं आती कि हुआ क्या. थोड़ा. लेकिन वो आपके ईगो को जिस तरीके से डिसॉल्व करता है, और जिस तरीके से आपको जो एक अंदर से जो एक हमें हमेशा से एक शुबा रहता है कि यार एक इसके अलावा भी कोई हकीकत है, और वो आपस में जुड़ी हुई है, और हम उसका हिस्सा हैं, और व्हाटएवर आई थिंक हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो आपको उस एक्सपीरियंस में जो है नज़र आ जाती है. लोग आई थिंक रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी जो आइडेंटिटी भी है, वो भी हम लोग ना बैगेज की तरह उठा कर चल रहे होते हैं. दैट डजंट रियली बिलोंग टू अस. इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमें बैगेज क्लेम बचाने के लिए 7 स्वेटर पहननी है और फिर सारी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं. साइकेडेलिक सॉर्ट ऑफ shows you your bullshit straight up. यार तुम किससे झूठ बोल रहे हो भाई. हाँ, ये हो तुम, ये सब तुम नहीं हो. बिल्कुल. हाँ, साइकेडेलिक्स जो हैं, और ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिक वाले हैं, shrooms. I mean LSD also mimics. हाँ, तो वो भी ऑर्गेनिक ही है. हाँ, लेकिन मतलब वो वाली बात नहीं आती ना, मतलब थोड़ा सा वो एक रह जाता है, मुझे लगता है. मतलब I would always recommend shrooms over LSD. I would also, because आप स्लो भी कर सकते हैं. LSD is like a binary. shrooms आप बिल्कुल ही माइक्रो डोज कर सकते हैं. LSD. DMT आपने ट्राई किया बाय एनी चांस? नहीं यार, DMT मैंने नहीं किया कभी ट्राई. हाँ, मैंने अपने नहीं, अच्छा सही. हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि वो बड़ी एक पावरफुल चीज़ है, और ayahuasca भी मैंने ट्राई नहीं किया. दैट आई वुड लाइक टू इफ द सर्कमस्टांसेस आर करेक्ट सम टाइम इन लाइफ. और अब तो इस पे काफ़ी रिसर्च भी हो रही है, और ये जो हैं थेरेपी के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, और अब पता चल रहा है कि ये आपकी PTSD, बाइपोलर, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों का इसमें इलाज हो सकता है अंडर द राइट क्लिनिकल गाइडेंस. केयरफुल ना लोग सुनकर. हाँ, नहीं, बिल्कुल ना शुरू हो जाए. देखें 60s में अमेरिका में जो हिप्पी मूवमेंट हुई, वो इसी के वही हूँ ना, कि अब वो एक ड्रग्स उनको दरियाफ्त हो गए. दे डिस्कवर्ड ड्रग्स एंड इट वाज अ पार्टी. और वो वही कि कोई गाइडेंस नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई नियत नहीं. तो उसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ें भी हुई, उसमें वुडस्टॉक भी हो गया, लेकिन उसमें इतनी एक गंद भी हुई कि वो अमेरिकन माशरा डर गया, चौंक गया कि यार ये क्या पागलपन है. एंड देन दे क्लैम्प डाउन. The clamp down was worse than I think the fear that was created by the politics of it. I agree. Was worse than actually what was happening. I totally agree. The reaction was not इस हद तक तो ज़रूरत नहीं थी. Deaths तो नहीं हुई थी. मतलब क्या हुआ था, लोग पार्टी कर रहे थे ज़्यादा. सही है. हाँ, लेकिन वो जो एक सोशल फैब्रिक जो था ना, अब वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था ना, क्योंकि आप again बात आती है कल्चर की. Not as much as alcohol is much worse for the society. I agree. तो it's political कि आप किस पे क्रैक डाउन करते हैं, किस पे नहीं. सही बात है. लेकिन ये कि अब दोबारा यहाँ पे बात आती है कल्चर की, कि कल्चर हेल्प्स यू डील विद दीज थिंग्स. साइकोडेलिक्स का भी एक कल्चर होता है,
और अगर आप उसके थ्रू उसको अप्रोच करते हैं तो फिर यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट और यू कैन गेट इनसाइट्स अबाउट योर लाइफ. और तमाम सुनने वालों के लिए एक ये भी जिनको नहीं पता इसके बारे में कि ये कोई उस तरह का नशा नहीं है जो कि आप एक दफ़ा करते हैं और कहते हैं मुझे दोबारा करना है. इसमें कोई क्रेविंग नहीं होती. ये एक दफ़ा करके तो बल्कि आप पहले तो तौबा करते हो कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ. तो इसमें आपको इनसाइट्स मिलती हैं. लेकिन वही कि अगर आपका कल्चर हो, अब मसलन जो शमैनिक कल्चर्स थे वो आपको सही गाइडेंस के साथ उसमें ले जाते थे. तमाम कल्चर्स में ये होता था. I mean, ayahuasca is seen as a cleanse now. Yes, yes. And alcohol also has its culture. अब मसलन मैं जब आयरिश म्यूजिक बजाता था, आयरिश ड्रिंक अ लॉट, और मेरे आयरिश दोस्त हमेशा कहते थे कि पता है हम में और अंग्रेज़ों में क्या फ़र्क है. मैं कहता क्या? वो कहते हैं जब अंग्रेज़ शराब पीता है वो लड़ाई करना शुरू कर देता है, जब हम शराब पीते हैं हम गाना गाना शुरू कर देते हैं. आयरिश भी बहुत लड़ते हैं पीकर. आयरिश भी बहुत लड़ते हैं. चलो, आयरलैंड इज़ ऑल्सो नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी. लेकिन ये कि उसका भी एक कल्चर है. मसलन ये कि क्रोएशिया में भी दबा के लोग शराब पीते हैं, और जब मैं था उधर बहुत पीते थे. लेकिन जो मैंने यूके में देखा है रात को, जो लोग पता नहीं क्या हो जाता है उनको शराब पी के, लड़ाइयाँ और झगड़े. क्रोएशिया में इस तरह नहीं होता था. ज़्यादा से ज़्यादा कोई ड्रंक बंदा आ जाता था, कहता यार मुझे पैसे चाहिए, एक और बियर दे दो. कंपेयर टू यूके तो सभी बेहतर हैं. आई थिंक इवन इन फुटबॉल, yes, all of Europe thinks UK fans are the worst. Yeah. And yeah, I think will be Holland, Dutch fans are also considered quite nasty. Yes. But again, it's culture comes into it. Ireland's also interesting क्योंकि उनके सालों साल इतने जुल्म हुए हैं, famine हुआ है, मसले मसाइल हुए हैं. So they've also, found music as therapy. और उनका music भी बड़ा as a FU music होता है to everybody else. ठीक है, हम कोई world power नहीं है. हाँ, बिल्कुल. और उनके sad folk songs भी बहुत ज़्यादा अच्छे. बहुत हैं उनके. हाँ, very deep, moving laments and बिल्कुल. So how were you able to? Did it take time कि आपने अगर Irish music सुनना है तो before you could play something, you have to sit and be like अच्छा मैं सुनूं पहले 1-2 साल फिर बजाऊं, या is it a bit more natural to pick up? यार 1-2 साल तो नहीं, मेरा ख्याल में इस तरह नहीं होता. वो एक ऑर्गेनिकली ही चीज़ें हो रही होती हैं. तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे बचपन से कुछ केल्टिक मिथोलॉजी से इस टोल्कीन से मुझे दिलचस्पी थी. टोल्कीन में भी आपको बड़ा वो केल्टिक एक फ्लेवर मिलता है. मैं उनकी लोगों ने आजकल तो फिल्में ही देखी होंगी, किताबें तो नहीं पढ़ी होंगी, द सिल्मरिलियन एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड सो ऑन. लेकिन उसमें भी बड़ा एक केल्टिक फ्लेवर है. तो मैं बचपन से उसका शौकीन था. और फिर मैं एक दिन जाग्रेब में था और किसी ने कहा कि एक आयरिश बैंड आया हुआ है, द डबलिनर्स. तो मैंने कहा चलो जाके सुनते हैं. मुझे कुछ भी नहीं पता था. तो वहाँ पे मैं गया और वो कोई 6-7 बुढ़े मोटे मोटे दाढ़ी, स्टेज पे बियर भी रखी हुई है, और वो बजा रहे थे बैंजो और वायलिन और वो उनके आयरिश पाइप्स और वो उनका फ्रेम ड्रम बोरान. और वो मैंने सुना, मैंने कहा क्या म्यूज़िक है ये, इतनी मतलब इट्स सो जॉयफुल एंड इट्स जस्ट सो बॉन्डिंग. तो फिर वो मैंने कुछ उनकी एक कैसेट, उस ज़माने में कैसेट्स का ज़माना था, वो कैसेट ख़रीदा, उसके मैंने कुछ गाने सीखने शुरू कर दिए. फिर एक मुझे क्रोएशियन बंदा मिल गया, उसको भी शौक़ था. उसने कहा कि हाँ मिल के कोई एक बैंड बनाते हैं. हमने कोई बैंड बना लिया, उसका नाम था सिर्फ शैमरॉक. और फिर इत्तेफाक से हम एक रिहर्सल पे जा रहे थे अपने बैंड की, और क्रूनो मेरे क्रोएशियन दोस्त का नाम था. वो भी जंग से निकला था और काफ़ी उसने वहाँ पे देख के आया था. तो काफ़ी वो भी एक बड़ी पर्सनैलिटी था. लेकिन वो म्यूज़िक में एक रिलीज़ उसको मिलता था. तो हम क्रूनो और मैं जा रहे थे रिहर्सल पे, और वहाँ पे जाग्रेब के सेंटर में हमें एकदम आवाज़ आई कोई आयरिश पाइप्स की, जिसको वो इलियन पाइप्स कहते हैं, एल्बो पाइप्स, और बोरान द फ्रेम ड्रम. तो हम फ़ौरन ट्रैम से जो है हमने छलांग मारी, उतरे और देखा कि देयर वर 2 पीपल बस्किंग, स्ट्रीट म्यूजिशियंस, लेकिन ऐसा कमाल का बजा रहे थे. तो वो खैर उन्होंने ब्रेक ली. हमने कहा भाई आप कौन हो? उन्होंने कहा कि ये तो हम आयरलैंड से आए हैं, डबलिन से आए हैं. और आप कौन हो? हमने कहा हम तो आयरिश म्यूज़िक बजाते हैं, तो हमारे साथ चलो, हमारी रिहर्सल हो रही है. वो फिर मेरे साथ चले. वो फिर उन्होंने कोई 2 हफ्ते मेरे घर गुजारे. फिर उन्होंने बताया कि कोई 4 और बड़े ज़बरदस्त म्यूजिशियंस आए हुए हैं डबलिन से, और दे आर मीटिंग अप विद देम ऑन द कोस्ट. तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलो.
तो हम फिर उनके साथ चले गए, एंड देन आई स्पेंट अबाउट अ मंथ, मी एंड क्रूनो, with these 6-7 Irish musicians. There were 2 elbow pipers, 1 fiddler, 1 boran player, 2 guitar players. और वो फिर that's when I really got initiated into the music. और वो किस तरह फिर मैंने देखा कि असल में Irish music is based on instrumental dance music, which is jigs and reels and hornpipes and polkas. और फिर एक रिदम, एक ट्यून, उसको ट्यून कहते हैं, प्ले अ ट्यून, and you turn one tune into another tune, and after you've played a succession of tunes, then you say okay, now someone can come and do a song. फिर कोई बीच में आके कोई गाना कोई गा देता है, then again the tunes start up. So, and that's the culture when you sit around a table in a pub, और सब साथ facing each other, not the audiences, facing each other, और आपस में आप बजा रहे होते हो. तो वो जो एक आयरिश पब का एक कल्चर है, उसमें फिर हम घुस गए, और फिर हमने वो म्यूजिशियंस चले गए, उनमें से एक को हमने राजी कर लिया कि हमारे साथ रुक जाए, जॉनी ब्रेनन. वो फिर हमारे साथ रुका, एंड देन वी मेड द शैमरॉक रोवर्स. आप जिस तरह डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है शायर में सब पी रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, लाइक ऐसा ही था. like in my head it's like all the hobbits and everybody they're just singing and dancing. Well, that's where Tolkien got it from. हाँ. सर इसमें बाकी कल्चर्स अगर हम देखें तो लोग बजा रहे हैं और वो एक सिलसिला चल रहा है, लाइक उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है. whereas in Pakistan, if I'm wrong please correct me, you feel like कि कुछ फोक म्यूजिक है वो जा रही है लिटरली, हम कुछ बाबों से मिलता हूँ एंड देयर लाइक ये आखिरी इंसान है जिसको ये पता है. बिल्कुल जा रही है. इसलिए तो हमने, आपने शुरू में जिक्र किया इंडस ब्लूज का, हमने इसलिए बनाई इंडस ब्लूज, ये दिखाने को कि भाई ये जा रही है, ख़त्म हो रही है. इस हद तक जो है ये कम रह गई है कि अब वो आखिरी कुछ लोग रह गए हैं, ये भी जब गुजर जाएंगे देयर इज़ नो वन एल्स टू कैरी ऑन द ट्रेडिशन. हमारे यहाँ भी ऐसा होता था कि कम्युनिटी जब मिलती थी तो किसी ओकेजन के गिर्द देयर यूज्ड टू बी सॉन्ग एंड डांस. फोक डांसेस तो हमारे ख़त्म ही हो गए अब. हमारे यहाँ वरना हमारे होते थे ना अपना लुड्डी, झूमर, भंगड़ा, ये सारे अतन, अतन अभी है. वो हिम्मत है हमारे पश्तून दोस्तों की कि वो हर जगह शुरू हो जाते हैं, एंड इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच. इट्स सच अ नाइस डांस. और मुझे बहुत खुशी होती है, थोड़ा सा वो उनकी रिदम शुरू करो, द 7 बीट रिदम, वो शुरू हो जाएगा अतन. दैट्स ब्यूटीफुल. इस तरह बाकी सब भी थे. अभी आप रूरल सिंध में भी जाओ तो अभी भी वो कुछ हद तक, कुछ जगहों पे, कुछ पॉकेट्स पे आपको मिलता है. लेकिन आप सही कह रहे हो, उस तरह तो नहीं है. हमारे अर्बन कल्चर में वो ट्रांसलेट नहीं हुई चीज़, वो देहात में ही रह गई. और अर्बन कल्चर में क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने उसको पढ़ाया नहीं. लोग खुद ब खुद तो नहीं सीखेंगे जब तक आप उनको सिखाएंगे नहीं. और ना सिर्फ ना सिखाएंगे नहीं, बल्कि ऊपर से फतवे भी लगाएंगे कि ये हराम है, ये गलत है, ये हमारा कल्चर नहीं है. रिस्पेक्ट भी तो नहीं दी हमने लोगों को. अभी आई वाज टॉकिंग टू मिकाल, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को रिकॉर्ड किया, एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ तो जो जल गया डिजिटल फिडेलिटी, उसमें चले गए. एंड ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग्स कि ये लोग जो हैं ये लेजेंड्स हैं और उनको कोई जानता भी नहीं है, बिकॉज नोबडी इज एक्चुअली सेट देम डाउन, रिकॉर्डेड एंड यू नो टोल्ड द वर्ल्ड कि भाई ये एग्जिस्ट करता है और ये पाकिस्तान में सेंचुरी से करता है. हाँ. और लोगों को पता भी नहीं है. देखें, नेशंस आर बिल्ट ऑन आर्काइविंग. आप सिर्फ अंग्रेज़ों को ही देख लो यार. ब्रिटिश एम्पायर की अगर आप मिसाल लें, उनकी आर्काइव्स जो हैं वो पता नहीं कौन सी सदी तक उनके पास ब्रिटिश म्यूज़ियम में और ब्रिटिश लाइब्रेरी में आर्काइव्स पड़ी हुई हैं. हमारे यहाँ तो हमारे सन 70 से जो चीज़ें थी वो 80 में सारी उड़ा दी. हमारे पास तो जिना की वो स्पीच नहीं रही मशहूर वाली. 14 You're free to go to your temple नहीं है हमारे पास. नहीं, उसकी कॉपी नहीं है किसी के पास. इट्स ओनली इन इट्स रिटन फॉर्म. जब मुर्तज़ा सोलंकी थे डीजी रेडियो, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंड उन्होंने बहुत कोशिश की ढूंढने की. उन्होंने अंग्रेज़ों से भी रब्ता किया, उन्होंने इंडियन रेडियो से भी रब्ता किया, नहीं मिली कहीं से. एंड लोगों को शक है कि इट वाज डिस्ट्रॉयड नॉट ड्यूरिंग ज़िया's टाइम, इवन बिफोर ज़िया. लोग, हाँ, दैट्स व्हाट द थियरी इज, बट नो वन कैन से फॉर श्योर. हम तो इतनी भी नहीं इज्जत करते. अभी जो 9 मई को हुआ, सबको बहुत ज़्यादा गम है. किसी को ये गम नहीं है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर जला दिया. उसमें क्या था? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किस किस के गाने होंगे, क्या शायरी होगी, क्या उसमें इंटरव्यूज़ होंगे लोगों के. उनकी कोई जिक्र ही नहीं. आई वॉज थिंकिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग कि चलो कोर कमांडर का घर, जिना हाउस, GHQ, ऑब्वियसली शुडंट डू दैट, कांट डू दैट. इट्स योर ओन कंट्री, इट्स योर ओन इंस्टीट्यूशंस, जैसे भी हैं इट्स योर ओन इंस्टीट्यूशंस.
लेकिन ये जो आपकी आर्काइव्स हैं, ये तो हमारी तारीख है, और तारीख के बगैर कोई, अगर हम कोई कौम समझते हैं अपने आप को, तो वो कौम फिर किस पे खड़ी है अगर आपकी कोई तारीख ही नहीं रही तो। और अगर आपने तारीख गलत पढ़ाई है या एक हिस्से को तारीख के गायब कर दिया है, तो फिर तो आपकी लंगड़ी कौम है। इसको हम इंसल्ट नहीं यूज़ करते, लेकिन डू यू फील लाइक कि ये सिर्फ गलती नहीं है, ये डिलिबरेट मैल प्रैक्टिस है? क्योंकि आप जब अपने वालिद साहब का भी जिक्र करते हैं, यू मेंशन कि उन्होंने पीटीवी को बोला कि रेशमा को लेकर आए, तोफैल नियाजी को लेकर आए, वेराज मे बी उनसे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था कि भाई जो रीजनल भी लोग हैं इनको आप नेशनल प्लेटफॉर्म दें। नहीं, देखें, उनसे पहले तो टीवी ही नहीं था, और उसके ज़माने में, उनके ज़माने में ज़रा एक ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी थी, रेडियो में ऐसी चीज़ें थीं। मैं एक ज़रा आपने बात की इंसल्ट की, जाहिर है मैं अपनी कौम को लंगड़ी कौम नहीं कह रहा, मैं तो अपने दुख से कह रहा हूँ जस्ट यूजिंग डिसेबिलिटी एज एन इंसल्ट। अच्छा, वो चले नहीं, आपको पता है पॉलिटिकली करेक्ट आदमी हूँ मैं, हाँ, बट नॉट एज एन इंसल्ट, as a fact that we've debilitated ourselves. Yes, जी, yes, बिल्कुल I got it. हाँ, तो ये कि उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान में तो थे, फोक म्यूज़िक भी सुनते थे, गज़लें भी सुनते थे, कवालियाँ भी होती थी। अब्बा ने फिर पीटीवी में, जब पीटीवी कायम हुआ तो फिर उनको टीवी में दे गॉट अ फेस। तो ऐसा नहीं, लॉट ऑफ देम वर ऑलरेडी नोन, सम ऑफ देम वेंट, लॉट ऑफ देम वर नोन। मुझे पता चला कि तुफैल नियाजी का लक़ब नियाजी अब्बा ने दिया। वो भाई तुफैल, वो एक ग्रुप कहलाता था उनका, वो तो थिएटर करते थे ना, फोक। अब वो भी कल्चर ख़त्म हो गया हमारे फोक थिएटर का पंजाब में। अब पंजाब में थिएटर वो जुगतों का थिएटर माना समझा जाता है। जी। लेकिन जो एक फोक थिएटर था जिसमें वो सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, दुल्हा भट्टी, इस तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। ये फोक फॉर्म नौटंकी का है जो इंडिया से आ रहा है हिस्टोरिकली। हाँ, मतलब ये हमारी रीजन से ही आ रहा है, वो इंडिया नॉर्थ पंजाब जी उसका एक क्लासिकल फोक फॉर्म है। बिल्कुल। तो वो भाई तुफैल का एक ग्रुप हुआ करता था, एंड देन व्हेन दे केम टू परफॉर्म ऑन टीवी, तो अब्बा ने कहा कि भाई आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि बस तुफैल। उन्होंने कहा नहीं जी, तुफैल तो इनका भी, हमारे कैमरामैन का भी नाम तुफैल है, और वो फलां एक और आर्टिस्ट है उनका भी नाम तुफैल है, तो कुछ और सोचे। तो उन्होंने कहा आप बताएं। तो फिर अब्बा ने कहा कि आप बताएं, आपकी कोई किसी बुज़ुर्ग के साथ कोई निस्बत है या कोई? तो उन्होंने कहा जी वो एक बुज़ुर्ग हैं नियाजी, उनके साथ हमारे ख़ानदान का एक रिश्ता है। तो अब्बा ने कहा बस तुफैल नियाजी। तो ये मुझे बात वो उनके भाई ने बताई थी जब वो हयात थे, कुर्बान नियाजी साहब, वो भी बहुत ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट थे। तो खैर, सो हाँ, उस वक्त एक ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी इन चीज़ों की, इस प्लूरैलिटी की। इवन इन अयूब्स टाइम, अयूब खान के ज़माने में भी, और भुट्टो ने तो बहुत कॉन्शियसली फिर उनको इसको प्रमोट किया था, इस प्लूरैलिटी को, क्योंकि वो उन्होंने देख लिया था कि भाई वो बांग्लादेश एक्सपीरियंस तो हो चुका था, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था, इसी बुनियाद पे कि आप हमारे कल्चर को घासी नहीं डाल रहे हो। हम और बात कर रहे हैं पंजाबी सिंधी ने कहा, मैं कैन वन इमेजिन कि बंगाली गाने चलें, क्यों ना चलें भाई, जब आप कहते हो हमारा एक मुल्क है, सो देन तो पीटीवी पे नुमाया होना चाहिए था। इफ यू गो थ्रू द आर्काइव्स 371 यू शुड हैव सीन, यस, बट यू डोंट सी इट। नहीं, और हमारे क्यों नहीं, हमारे पुराने वो गाने, बंगाली गाने, जिस ज़माने में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता था, हमें आजकल टीवी में क्यों नहीं देखने को मिलते? इट्स नॉट दैट लॉन्ग अगो। तो वो तो मेरे अब्बा के ज़माने में, इवन यू नो, लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बट क्योंकि आपके वालिद साहब का एक जिक्र आ गया है, जब व्हेन बेनज़ीर ब्रॉट हिम बैक एंड देन ही रिजाइंड, तो क्या डैमेज था जो ज़िया ने किया था, जो दैट ही आल्सो फेल्ट कि बस अब ये बहुत मुश्किल हो रही है इसको अंडू करने में? और इन जनरल व्हाट इज़ द डैमेज दैट ज़िया हैज़ कॉस्ट अस? चलें, पहला जो आपका सवाल है उसमें मेरा ख्याल में कि एक तो बिल्कुल ज़िया ने सबसे बड़ा डैमेज ये किया था कि उसने प्रोफेशनल्स को इंस्टीट्यूशन से निकाल के और अपने लाइक माइंडेड लोगों को नवाजने के लिए इंस्टीट्यूशंस में भर्ती कर दिया था। सो अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम पीटीवी हैड बीन सैक्ड, इंक्लूडिंग माय फादर, and a lot of people who didn't know what they were doing and had no business to be in PTV were brought in. और अब आप वो एक सरकारी इदारा है तो आप लोगों को निकाल तो नहीं सकते। तो पहला तो ये मसला था कि आपको बहुत सारे इनकॉम्पिटेंट लोगों के साथ काम करना पड़ रहा था। दूसरा ये भी मसला था कि आई थिंक कि उस वक्त एक तो ये कि कमर्शलिज्म का ज़माना शुरू हो चुका था। अब्बा को आदत थी पुराने पीटीवी की, जब पीटीवी जो है एक पब्लिक सर्विस टीवी, सरकारी
टीवी होता था, उस वक्त उनको compete करने की ज़रूरत नहीं होती थी फॉर एयर टाइम फ्रॉम एडवर्टिजमेंट्स. उनके ज़माने में प्री ज़िया पीटीवी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स जो थे पीटीवी के, वो खुद सोचते थे कि हमने क्या चीज़ दिखानी है, हमने क्या, किस चीज़ पे हमने प्रोग्राम करना है, ड्रामा करना है या कोई साइंस पे प्रोग्राम करना है, कोई बच्चों का प्रोग्राम करना है. और वो अपना आइडिया लाते थे फिर मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट उसको ओके करती थी और वो खुद जाके बनाते थे और उनको वसाइल दिए जाते थे. आजकल ये होता है कि आजकल जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिक्टेट कर रहा होता है कि आप ये चीज़ें बनाएं क्योंकि इस चीज़ पे हमारे इश्तिहार बिकेंगे. अब आपको उस गवर्नमेंट से सपोर्ट इतनी नहीं मिल रही होती, अब आपको जो है एक फ्री मार्केट पे compete करना होता है और उसमें फिर यू हैव टू प्ले इट फॉर द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. सो उस दुनिया में भी अब्बा वाज नॉट यूज्ड टू दैट वे ऑफ वर्किंग, एंड आई थिंक कि उस वक्त एक ज़िंदगी के एक ऐसे नहज में भी पहुंच गए थे जब उनमें वो एक हिम्मत नहीं थी इन सारी चीज़ों से डील करने की. और फिर जब बेनज़ीर उनको लाई थी 1990 में, 88 या 89 में, 88 में, तो उस वक्त अब्बा ने कहा था कि भाई मैं इस वादे पे आऊँगा कि अगर आई विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू यू, और बीच में कोई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपना कहना नहीं मनवाएंगे. दैन शी सेड श्योर. लेकिन वो अमलन नहीं हुआ. और मुझे खुद भी याद है उस ज़माने में, क्योंकि मैं घर पे ही रहता था, रोज़ कॉलें आती थी हमारे घर पे फ़लाँ ब्यूरोक्रेट की, फ़लाँ मिनिस्टर की, कि भाई आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो क्यों नहीं दिखाई, मैंने फ़लाँ बंदे को भेजा था भर्ती होने के लिए, उसको क्यों नहीं भर्ती किया. उन सारी चीज़ों से फिर अब्बा तंग आ गए थे. ज़ियाउल हक, आपको क्या लगता है कि कितना डैमेज किया पाकिस्तान के कल्चर को? ज़िया ने तो बेहद बेतहाशा डैमेज किया है. उसने तो बिल्कुल एक बदल ही दिया है. एक प्री ज़िया जिन लोगों को नहीं याद, इट वाज अ डिफरेंट पाकिस्तान. और मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं याद क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत तो मुझे याद है, और जाहिर है कि वो आई वाज क्लोजर टू दैट एरा. तो बहुत ज़िया ने तो हर हवाले से जो एक सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन हुई अमेरिकन डॉलर से और सऊदी पेट्रो डॉलर से, उसने बेहद नुकसान पहुंचाया. वो एक ग्रेटर गेम का एक हिस्सा भी था उस ज़माने में पाकिस्तान. लोगों के भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं. एज एन इंडियन आई वांट टू आस्क हिम हु इज हिज फेवरेट इंडियन सिंगर. यार मैं अभी एक आपको इंकिशाफ करने लगा हूँ कि मैं पिछले चंद सालों से, बल्कि काफ़ी सालों से, आई डोंट रियली लिसन टू मच म्यूज़िक. आई क्रिएट माई ओन म्यूज़िक, आई सिंग म्यूज़िक, कोई अगर कोई सुना दे कोई चीज़ मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट अप एट ऑल. आई डोंट कीप अप कि आजकल कौन गा रहा है, क्या कर रहा है. मुझे पता नहीं, मुझे टाइम भी नहीं मिलता और इतनी सारी चीज़ें मुझे खुद करने को होती हैं. पुरानों में से बता दें. यार मुझे कैलाश खेर बहुत अच्छा लगता है. हाँ, ये रियली टचेस द सोल जब वो गाते हैं तो. और मुझे कुछ मुझे फोक म्यूज़िक, क्योंकि रूट्स म्यूज़िक मैंने जिक्र किया था, तो मुझे कुछ बंगाल के जो बाउल सिंगर्स हैं वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं. मैं नाम उनका कुछ एक भूल रहा हूँ. एक खातून है बड़ी ज़बरदस्त, समथिंग पता नहीं, चक्रवर्ती, इस तरह के करके भी नाम भूल रहा हूँ. लेकिन बाउल जो जिस तरह हमारे यहाँ सूफ़ी कल्चर है, वहाँ पे वो बाउल कल्चर है. इट्स वेरी सिमिलर. और उनका भी बहुत सॉलिड एक रूट्स म्यूज़िक है, तो वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है. जब हम कुत्ते थे कि तशरी करें. थे क्यों हैं, वैसे तो हैं हम. हाँ, लेकिन मैं एक माशरे की बात कर रहा था ना, नॉट इंडिविजुअली. अपने और अपने यारों की मैं बात नहीं कर रहा. पहले आप कह रहे हैं हम कुत्ते थे, अब हम उससे भी बदतर हैं. हाँ, मैंने तो कुत्ते को इसलिए इस्तेमाल किया ना, क्योंकि वो हमारी सूफी पोइट्री में कुत्ते का जो इस्तियारा है, जो मेटाफोर है, वो अक्सर एक दरवेश के लिए लिया जाता है. तो इसलिए वो बुल्ले शाह का है ना कि राती जागी करी इबादत, राती जागन कुत्ते तैथी उत्ते तुमसे बेहतर. और वो मियाँ मोहम्मद बख्श का भी है कि जिस दिल अंदर इश्क ना रचिया कुत्ते उस थी चंगे, मालिक दे घर राखी कर दे साबिर भुक्के नंगे. तो ये कुत्ते का जो एक है ना कि कुत्ता इज़ द लॉयल दरवेश, लॉयल टू द लॉर्ड, लॉयल टू हिज मास्टर. इन दिस सिचुएशन द लॉर्ड. सो मैंने उसी को एक कंटेम्प्रोराइज करके मैंने कहा कि हम सच्चे थे जब हम कुत्ते थे. तो वो एक तरफ ज़रा एक नेचर से जब हम ज़्यादा करीब थे, जब हम कुदरत के निज़ाम से ज़्यादा जुड़े हुए थे. ना दौलत थी, ना कर्जा था, ना किसी से पर्दा था.
मज़हब के ना पुजारी थे, ना ब्रांड तले व्यापारी थे, क्योंकि ये मज़हब का भी ब्रांड है ना कि मेरा ब्रांड आपके ब्रांड से बेहतर है, कोका कोला पेप्सी कोला से बेहतर है, फ़लाँ मज़हब से बेहतर है। हालांकि जो ओरिजिनल बात जो मैं समझता हूँ कि जो एसेंस है उस मज़हब के पीछे, वो किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा। अगर आप इस्लामी तारीख़ भी देखें तो जो बिल्कुल अर्ली एज था इस्लाम का, उस वक्त मुसलमान जो हैं, हमें इसके भी शवाहिद मिलते हैं कि उस ज़माने में जो भी जिसका भी एक हकीकत एक खुदा पे यकीन था, उसको वो मुसलमान कह देते थे। तो विच इज़ वाई सो मेनी क्रिश्चियंस एंड जूज फेल्ट कि ये तो हमारी ही कोई बात हो रही है। इट्स नॉट अ न्यू रिलीजन विच इज़ कम टू ओवरटेक आवर रिलीजन, इट्स एक्चुअली अ रीबर्थ ऑफ आवर ओन रिलीजन. So that's how real, I think, the essence of religion functions, as opposed to the outer shell of religion which people follow. इसको तो आपने बहुत खूबसूरत कर दिया। चरसी भंगी का तो ये कोई मफहूम नहीं है। यार चरसी भंगी मैंने नहीं लिखा। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं अरशद भट्टी, ये उसकी पोइट्री है। मैंने उसकी एक दो लाइनें शायद आके पीछे कर दी हैं और उसको कंपोज किया। और अरशद भट्टी बिल्कुल भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में चरसी नहीं रहा। उसने इधर उधर दोस्तों के साथ लगा ली होगी, संगीत है, संगीत तो है हाँ। और जिस ज़माने में मैंने कंपोज किया था उस ज़माने में मैं तो था चरसी। तो मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि एक थोड़ा सा इसमें एक मज़ामत भी थी। इस हम चरसी भंगी हैं पर सबके संगी हैं। और दोबारा वो एक संगत की जो बात है ना, हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है, एक भंग का भी एक कल्चर है, और हमारे यहाँ जो संगियों की महफिल लगती है, एक जॉइंट पास कर रहे होते हैं और आपस में यू आर हैविंग हार्ट टू हार्ट्स, और उसमें जो है वो कोई ये नहीं होता कि मैं अपनी जॉइंट पीऊँगा तू अपनी जॉइंट पी, बल्कि वो एक कलेक्टिव एक चीज़ होती है। सो इट्स दिस कम्युनिटी एस्पेक्ट टू इट। तो वो भी था। और फिर मेरे जहन में ये भी था कि यार जिस तरह कुछ लफ्ज़ हैं जो कि गाली के तौर पे इस्तेमाल होने शुरू कर देते हैं कि ओए ये चरसी या ओए मिरासी। तो हालांकि मिरास इतना खूबसूरत लफ्ज़ है, इस पे तो मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, प्राउड टू बी मिरासी। तो इसी तरह चरसी को भी हम ज़रा मज़ामत के तौर पे हम ओन करते हैं कि हाँ यार हैं हम, लेकिन हम संगी हैं। तुम बात करो ना, ये नहीं करो कि क्रोएशिया में एक कहावत होती थी जब मैं था वहाँ पे, क्रोएशिया में कहावत थी कि गुनाह जो है वो आपके मुंह के अंदर नहीं जाता, आपके मुंह से बाहर निकलता है। तो ये नहीं कि आप क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, आपके अमाल क्या हैं, आप कह क्या रहे हो। जबकि हॉलैंड में उल्टा है, गुनाह मुंह के अंदर जाता है। हाँ, पर इसमें मैंने भी एक दफ़ा कोशिश की थी रीअप्रोप्रिएशन की। शहनाज शेख हमारे एक प्ले डायरेक्ट कर रही थी, शोएब हाशमी साहब का लिखा हुआ, का हाल ही में इंतकाल हुआ एक लेजेंड। जी। तो उन्होंने पहले दिन हमें बोला थिएटर का पहला रूल क्या है, हमने बोला ये ब्लॉकिंग ये वो, ना बोला नहीं होता, असी तो है ही कंजरा। जब आप अपने आप को कंजर बोलेंगे तो कोई दूसरा नहीं बोलेगा। मुझे इतना अच्छा ख्याल लगा। फिर मैंने कोशिश किया मैं ये ट्विटर पे लेके जाऊँ कि अच्छा ना रीअप्रोप्रिएट करें और इसको ओन करें कंजर लफ्ज़ को। फिर जो ट्विटर ने मेरे साथ किया, मैं कि ये तो गलती हो गई मेरे से। वो आपने वो उनको एम्यूनेशन दे दिया। बट वो अब ये समझाऊं उनको कि अच्छा ये एक ट्राइब का नाम है, इसको हाँ, मतलब लोगों के आज भी शाही मोहल्ले में NIC सरनेम्स हैं उनके। असलम कंजर, महमूद कंजर, और हमने उसको एक गाली बना दी है। और वो गाली इसलिए बनी थी, जहाँ तक मैंने इसका पढ़ा था, कि वो ट्राइब थी कंजरा, और वो फतह हो गई थी, और उनकी बहुत बेतहाशा औरतें जो हैं वो दे वर सोल्ड इनटू स्लेवरी, गुलाम बन गई थी वो। और फिर वो उनकी औरतों को कहते थे देखो कंजर औरत, तो इसलिए जो है वो गाली बन गई। What can we do to leverage international companies like Netflix to support art industry in Pakistan? The first thing we can do is, देखें Netflix पाकिस्तान में एक तो वजह ये है कि नहीं आ रही कि उनका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस, हालांकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है उसके हवाले से कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरी बात ये कि वी आर अ वॉलेटाइल मार्केट। अब अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें नेटफ्लिक्स, और कोई नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स बनाए पाकिस्तान से, और कल को जो है वो कोई खड़ा होके कहे कि जी फलां सीरीज़ मैंने देखी है नेटफ्लिक्स में, उसमें कोई ब्लास्फेमी हो गई है, उसमें पता नहीं क्या हो गया, और अब नेटफ्लिक्स को है LGBTQ है इसमें। LGBTQ, अच्छा हाँ।
तो वो जी बैन करो उसको, तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। यही वजह है, सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं बल्कि ज़्यादातर जो बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वी आर अ वॉलेटाइल कंट्री। आपके जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो बाहर के ऑफिस से चल रहे होते हैं। इट्स नॉट लाइक गूगल मेड एन ऑफिस इन पाकिस्तान, इवन किसी टाइम भी इंटरनेट बंद भी हो सकता है आपका। तो ये टिकटॉक शिकटॉक गूगल सब वो अलग बात है कि मैं तो खुश होता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो कोविड में भी खुश था कि चलो शुक्र है सारी लॉकडाउन हो गया, सुकून से अपने आप के साथ वक्त गुजार सकता हूँ, कैच अप ऑन नेटफ्लिक्स, कैच अप ऑन बुक्स, राइट अ सॉन्ग, थिंक अबाउट स्टफ। तो नेट भी जब बंद हो जाता है तो एक तरीके से जो है वो थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन जाहिर है इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कोक स्टूडियोइजेशन ऑफ म्यूजिक के? हर ब्रांड अब एक वो बना रहा है, एक तरह से अच्छा भी है कि पैसा आ रहा है, म्यूजिशियन को सपोर्ट मिल रहा है, बट फिर एक तरह का ही म्यूजिक आई थिंक पॉपुलर बिल्कुल बिल्कुल, और वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है ना। फिर लोग कहते हैं कि अब अगर मेरा गाना कोक स्टूडियो की तरह नहीं है तो फिर वो हिट नहीं होगा। वो एक जब स्टैंडर्ड बन जाता है उसमें गलती है। लेकिन इसमें मैंने इस पर काफ़ी दफ़ा बात की है, इसमें कोका कोला की तो कोई गलती नहीं। कोका कोला तो अपना कोक बेच रहा है उनका मकसद है कोक बेचना, और वो इस म्यूजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक अच्छा मार्केटिंग टूल है, हम इससे ज्यादा कोक बेच सकते हैं तो वो इस्तेमाल करेंगे। कोका कोला का काम होना चाहिए कि पाकिस्तान में म्यूजिक आर्काइव कोका कोला उनका थोड़ी काम है। नहीं, लेकिन ये वो एड्स बना रहे हैं। हाँ, वो एड्स बना रहे हैं। अब तो मतलब उनकी गलती नहीं है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं, गलती ये है कि और काम क्यों नहीं हो रहा कोका कोला के अलावा। अब इंडिया में भी कोक स्टूडियो आया, लेकिन वहाँ पे वो कोई स्टैंडर्ड उस तरह का नहीं बना, क्योंकि उनके यहाँ वैसे ही एक म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। उधर एक फिल्म इंडस्ट्री भी है और म्यूज़िक इंडस्ट्री भी, उनका अंडरग्राउंड आर्टिस्ट भी एक पूरा नेटवर्क होता है उसके मुख्तलिफ शहरों में जाके, जहाँ पे जाके वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो उनको वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोक स्टूडियो इंडिया आ गया, बहुत अच्छी बात है, आए, कोई उनके म्यूज़िक को कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान में क्योंकि वो एक वैक्यूम में एक चीज़ आ गई तो अब जस्ट गॉबल्ड अप एवरीथिंग एल्स। अभी जब आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ए.आर. रहमान को अगर आप सुने तो ही साउंड लाइक, इवन इफ इट्स जस्ट एन एयरटेल मेलोडी, इट स्टिल समहाउ साउंड्स इंडियन टू यू, वेयर एज मे बी आप अगर कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान म्यूज़िक सुन लें, जो आप रूट्स की बात करते हैं, वो कुछ दिल से इतना साउंड नहीं करता कि इस मिट्टी से आ रहा है, वेयर एज मे बी ए.आर. रहमान का म्यूज़िक लगता है कि वो उसी मिट्टी से आ रहा है, साउथ इंडिया से आ रहा है। हाँ यार, बिल्कुल है ऐसा। इंडिया जो है उसने अपने म्यूज़िक के ट्रेडिशन को जो है ना सिर्फ ओन किया है बल्कि उस पर इतना इन्वेस्ट किया है इंडियन सरकार ने, और हमारे यहाँ उसको जो है वो उल्टा वो हराम कर दिया। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, एकेडमीज़ नहीं है, कोई डिग्री नहीं आप कहीं से जाके म्यूज़िक की ले सकते, कोई ग्रांट्स नहीं मिलते म्यूज़िक के लिए, तो फिर कहाँ से ये चीज़ डेवलप होगी? आई थिंक एनसीए और नापा में यही है, छोटूज हैं लेकिन यही है। हाउ डिड ही कम अप विद द लिरिक्स ऑफ हुस्न हकीकी? वो आपके तो नहीं है ना? नहीं, वो ख्वाजा गुलाम फरीद। जी, तो हाउ हार्ड वुड इट बी टू रिलीज अ हुस्न हकीकी इन टुडेज एनवायरनमेंट? मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, अब पता नहीं कि अब वो आज के कोक स्टूडियो में तो नहीं पिक उसको लेंगे, जाहिर है आज का कोक स्टूडियो एक और रुख में निकला हुआ है। उस ज़माने के कोक स्टूडियो में वो रोहेल की एक विजन थी, मतलब काफ़ी लोगों की थी, बट रोहेल वेरी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इट, कि वो एक फोक म्यूज़िक को, रूट्स म्यूज़िक को एक कंटेम्प्रेरी पैकेजिंग में किस तरह पेश करे फॉर यंगर अर्बन ऑडियंसेस, विच आई थिंक ही डिड मार्वलसली। सो उस ज़माने में इट गॉट पिक्ड अप। मुझे डीलर का नंबर मिल सकता है, मैं भेज देता हूँ। चलिए आखिरी पूछते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूज़िक, फिल्म्स ही सीज इन द नेक्स्ट 5 years? नॉस्ट्रेडेमस तो नहीं है वो बट आपको क्या लगता है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यार, इट रियली डिपेंड्स। मतलब देखें, हम लोग तो काम कर रहे हैं, हमने अभी ये 7 दिन का थिएटर प्ले किया, द रिवर्स डॉटर, एवरी डे वाज हाउसफुल, इतनी अच्छी फीडबैक। मैं तो मतलब ओपनिंग नाइट से पहले जो आखिरी रात थी हमारी टेक रिहर्सल की, मेरी तो उस वक्त ये हाल था कि मैं सोच रहा था कि यार मैं इस काबिल रहूँगा कि इस शहर में अपना चेहरा दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ। और फिर जो हमें एकदम से वो एक फैंटास्टिक फीडबैक मिला, सो वी वर ऑल ओवरवेल्म्ड एंड इट प्रूव्ड कि अगर आप एक तरीके से एक अच्छी कहानी बयान करें, जिसमें हमने बातें सारी कर दी हैं उसके अंदर, लेकिन ऐसे तरीके से की हैं कि किसी को डायरेक्ट जाके लगे ना और लोग कबूल भी कर लें, और एक कहानी भी ऐसी ग्रिपिंग और एंटरटेनिंग हो,
सो इट्स पॉसिबल। अब वो अलग बात है कि वो मुझे पता है एज अ प्रोड्यूसर कि मैं आखिरी वक्त तक कितनी टेंशन में था कि पैसे पूरे कर लूँ इस प्रोजेक्ट के, हम सारी पैसे पेमेंट्स कर दें। इट्स सो डिफ़िकल्ट टू डू अ पैशन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। आखिरी वक्त तक आपको पैसे भीख मांगनी पड़ती है हर तरफ से। तो ये कि यहाँ पे वो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। टैलेंटेड लोग तो मौजूद हैं, फिल्म में भी, म्यूज़िक में भी, डांस में तो बहुत कम रह गए हैं। लेकिन जब तक वो एक इकोनॉमिकल सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो उस वक्त तक इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। सो देयर इज नॉट वी डोंट रियली हैव अ म्यूजिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अब एक डीजेस का एक सीन है, थोड़ा सा एक ज़रा रेव्स का और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का, बट इट्स नॉट रियली एन इंडस्ट्री। हाँ, इससे प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आखिरी सवाल मैं ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप T2F के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे 2 साल। ये जो छोटी आर्ट स्पेसेस होती हैं, ये कितनी ज़रूरी होती हैं? क्योंकि मैंने भी जब पहला थिएटर प्ले किया 2010 में, खुद प्रोड्यूस किया, आर्ट्स काउंसिल बुक किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जिसने साउंड किया था ना, उसने बोला अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं कर्टन नहीं खुलने दूंगा। तो मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया था। मैंने बोला भाई टिकटें बिकेंगी, जो पैसे आएंगे आपको पहले आएंगे। थ्रू आउट द परफॉर्मेंस मेरा फ़ोन उसके पास था कि इन केस पैसे पूरे ना हो तो ये मेरा फ़ोन ले जाएगा। वो हो गए, लोग आ गए, बट यू हैड टू डू इट लाइक दैट। बट देन अ प्लेस लाइक T2F emerged, where Sabine was like I want nothing, आओ और कर लो। तो ये जो पॉकेट्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, ये शहर के लिए कितने ज़रूरी होते हैं? यार मैं तो समझता हूँ कि वो उतना ही ज़रूरी होते हैं जितना आपके शहर के अंदर पार्क्स और अर्बन फॉरेस्ट्स और इस तरह की जगहें ज़रूरत होती हैं। इसी तरह आपके लिए कल्चरल स्पेसेस छोटे छोटे पॉकेट्स में बहुत ज़रूरी हैं कि वो एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाएं और एक शहर के अंदर कहीं ना कहीं से सांस तो आता रहे। Exactly. सो दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस एंड आई थिंक दीज स्मॉल स्पेसेस से ही फ़र्क पड़ने वाला है। अभी ये हमारा प्ले पर्मा कल्चर के बारे में था, और पर्मा कल्चर की फ़िलासफ़ी भी यही कहती है कि इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग एंड ग्रोइंग मैसेस ऑफ फूड टू फीड अ होल सिटी, just grow enough for yourselves and your neighbors on a smaller patch of land, but grow it in such a way that the earth keeps regenerating itself and permanent consistent culture. Exactly. तो वो तो agriculture की या permaculture की बात है. It's also culture. So arts and culture is the same. You need these small sustainable places, and it's much easier to sustain a small place than a larger space. Thank you so much for all the work that you do. मैं हमेशा जब गेस्ट आते हैं ये हेडफोन्स पहनता हूँ, बड़ी मुश्किल होती है, पर आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, दिल चाह रहा है हेडफोन्स पहने ही रखूँ, वो ऐसे दिल में गई है। ब्यूटीफुल बैंड, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you sir. What an honor. Thank you for listening. Take care. Bye. Khuda Hafiz.